आपके चारों तरफ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो जब चाहते हैं आपको मैनिपुलेट करते हैं, जब चाहते हैं वो आपको बुरा महसूस करवाते हैं और आपका इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल नुकसान तो करते ही रहते हैं। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि इन लोगों को पहचान कर, इनकी हर एक चाल को समझकर आप इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि इन डार्क मैनिपुलेटर्स को अर्ली स्टेज में ही पहचान करके इनसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और पॉसिबल हो तो इनसे दूरी बना के अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। और तीसरा रास्ता है कि दुनिया आपको अपने इशारों पर नचाना चाहती है। सच पूछो तो दुनिया आपको अपने इशारों पर पहले से ही नचा रही। तो अगर आपको दूसरों के इशारों पर नाचने में मजा आने लगा है तो ऐसे ही नाचते रहो और इस बहाने दुनिया का मनोरंजन भी होता रहेगा। तो अगर आप तीसरा रास्ता चुनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को इसके आगे मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको उस रास्ते की ओर बढ़ने नहीं देगा। लेकिन यदि आप पहला और दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मैंने डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन सीरीज में 13 मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया था और उन टेक्निक्स को एक वीडियो में कंपाइल करके जब अपलोड किया तो उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। लेकिन एक समस्या आती है। समस्या ये है कि मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समझकर मैनिपुलेटर की पहचान करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और इतने समय में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के रूप में ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मैनिपुलेटिव इंसान को अर्ली स्टेज में ही पहचान सकते हैं और फिर आप किसी भी तरह के डैमेज से भी बच सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैनिपुलेशन टेक्निक्स को नहीं बल्कि 13 मैनिपुलेटिव बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के जरिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि क्या ये वीडियो सच में इतना बेहतर है? तो इसका जवाब ये है कि आप जैसे ही स्टार्टिंग के 1-2 मैनिपुलेटिव बिहेवियर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके सामने सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की एक चाबी हाथ में लगी है। और हाँ, ये वीडियो सीरीज एक प्रीमियम सीरीज है जो आप तक फ्री में पहुंचा रहा। अब आप उन 13 मैनिपुलेटिव बिहेवियर को समझना शुरू करें उससे पहले आपके लिए 2 सरप्राइज हैं। पहला सरप्राइज है कि अगर आपको और भी बेहतर और लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखना है तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है द नेकेड ट्रुथ, इसको भी फॉलो कर लीजिए। इस चैनल का हैंडल नेम है @द नेकेड ट्रुथ हिंदी। चैनल का लिंक देखो ऊपर आ रहा। दूसरा सरप्राइज है कि अगर आपको मेरा प्रीमियम कंटेंट देखना है तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, कुछ भी बाई करने से पहले कूपन्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अब वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अभी तक आपने सीखा कि मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं। हमने लगभग 13 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में जाना। अब हम मैनिपुलेटर के बिहेवियर तथा उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि यदि आपके जीवन में कोई मैनिपुलेटर हो और वो डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आपको मैनिपुलेट कर रहा हो तो आप उसे पहचान सकें। तो आज हम किसी मैनिपुलेटर के चरित्र की जिस विशेषता के बारे में जानेंगे वो है झूठ। मैनिपुलेटर्स झूठ बोलने में माहिर होते हैं। अब आपको लगता होगा कि झूठ के बारे में क्या ही जानना, पहले से हमें सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि कोई मैनिपुलेटर किस तरीके के झूठ बोलते हैं। टॉपिक की डिमांड के अनुसार इस वीडियो में मैं 2 तरीके के झूठ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला है लाई बाय द कमीशन और दूसरा है लाई बाय द ओमिशन। सबसे पहले समझते हैं कि लाई बाय द कमीशन क्या होता है। लाई बाय द कमीशन को क्लासिक लाई यानी कि क्लासिक झूठ भी कह सकते हो। जब कोई इंसान ऐसा कुछ बोलता है जो फैक्चुअली रॉन्ग है तो वो होगा लाई बाय द कमीशन। मीन्स अ लाई बाय द कमीशन इज समथिंग दैट इज सिंपली अनट्रू। जैसे कोई कहता है कि कल मैं मूवी देखने थिएटर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दिन भर घर में पड़ा रहा और सोता जागता रहा। तो ये क्या है? लाई बाय द कमीशन। ऐसा झूठ किसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए तथा किसी को धोखे में रखने के उद्देश्य से बोला जाता है। किसी भी सिचुएशन में फायदा उठाना इसका मेन पर्पज होता है। ऐसा नहीं है कि लाइंग बाय द कमीशन दुर्भावनापूर्ण ही हो, यानी कि इस तरीके के झूठ के पीछे कुछ गलत उद्देश्य ही हों। वैसे भी हम सभी झूठ बोलते हैं। इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी झूठ बोलते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्ण जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मक्खन चुरा कर खाते थे। तो एक दिन उनकी माँ यशोदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।
इस सीन को मैं सूरदास ने ब्रज भाषा में किस तरह लिखा है पहले वो बताता हूँ और फिर उसका साथ में अर्थ भी समझाता जाऊंगा। तो जब माँ यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराकर खाते पकड़ लिया तो कृष्ण कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मतलब माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। तो उनकी माँ कहती है तुम्हारे पूरे चेहरे पर तो मक्खन लगा हुआ है। अब कृष्ण सोचते हैं ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करूँ। तब उनके दिमाग में आइडिया आता है और बोलते हैं ख्याल पर ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। यानी कि कृष्ण कहते हैं मम्मा ये ना जो मेरे दोस्त हैं ये मेरा मजाक बनाने में उतारू हैं, यही मेरे चेहरे पर मक्खन लगा दिए हैं। अब कृष्ण यहाँ नहीं रुके। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही कोई झूठ पकड़ जाता है तो उस सिचुएशन को डिफेंड करने के लिए ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कृष्ण आगे बोलते हैं देख तुही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हाँ जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। यानी कि कृष्ण अपनी माँ से बोलते हैं मम्मा तू ही देख मैं इतना छोटा सा पिद्दी सा और मेरे इतने छोटे छोटे हाथ, और ये कहाँ मक्खन का बर्तन देखो कितना ऊपर लटका हुआ है, मैं भला कैसे पा सकता हूँ। और तभी कृष्ण को ध्यान आता है कि ये जिसमें मक्खन खाया था वो दोना तो सामने ही पड़ा है। तो वो क्या करते हैं मुख दधि पोछ बुद्धि एक कीनी दोना पीठ दुरायो। एक हाथ से मुख पर लगे मक्खन को पोंछते हैं और दूसरे हाथ से जिसमें मक्खन खाया था उस दोनों को पीछे छिपा देते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है क्लासिक लाई का, यानी कि लाई बाय द कमीशन का। लेकिन जो इंसान मैनिपुलेटर है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इस तरीके के झूठ बोलने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल होगा। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो आदतन झूठ बोलते हैं, इवन जहाँ पर झूठ की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी झूठ बोलेंगे। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचते रहें कि वो कितना बेहतर, महान और पावरफुल इंसान है। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि वो अपने बारे में कोई झूठ बोल दें। जैसे वो बोल सकता है कि उसकी कैबिनेट मिनिस्टर से जान पहचान है। और जो सैडिस्ट होते हैं वो सिर्फ आपको किसी तरीके की टेंशन देने के लिए आपसे झूठ बोल सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों ही केसेस में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भला झूठ क्यों बोलेगा जब वो किसी समस्या में फंस गया हो या फिर कोई फायदा उठाना हो तब बोलेगा। लेकिन चूंकि इनमें से एक नार्सिसिस्ट है और दूसरा सैडिस्ट, तो ये अपने डार्क ट्रेड्स के प्रभाव में झूठ बोलते हैं। कहने का मतलब भले ही आपको किसी सिचुएशन में लाई बाय द कमीशन का यूज करना पॉइंटलेस लगे, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके अनुसार हर एक झूठ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे एक सैडिस्ट के लिए बिना बात की किसी को टेंशन देना और दुख देना एक महत्वपूर्ण काम है, उसी में उसको मजा आता है। अब हम दूसरे तरीके के झूठ यानी कि लाई बाय द ओमिशन के बारे में जान लेते हैं। लाई बाय द ओमिशन बहुत ही खतरनाक होता है। इससे किसी को भी मैनिपुलेट करना भी आसान होता है, साथ ही इस झूठ को पकड़ना भी मुश्किल होता है। और यदि आपने कुछ दिन बाद झूठ पकड़ भी लिया तो झूठ बोलने वाले के पास एक सेफ रास्ता होता है जिससे वो आराम से झूठ की जिम्मेदारी लेने से बच सकता है। इस तरह के झूठ को एक्सक्लूसिवली डिटेलिंग भी कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर सच तो बोलेगा लेकिन कुछ की इन्फॉर्मेशन को छुपा लेगा। इससे गलतफहमी यानी कि मिसकंसेप्शन को बढ़ावा मिलता है। इवन जो लीगल सिचुएशन होती है वहाँ भी ऐसे झूठ खूब बोले जाते हैं। और जब झूठ बोलने वाला पकड़ जाता है तो वो जवाब देता है कि आपने जो पूछा था सिर्फ उसका जवाब दिया था मैंने, अगर आप पूरी बात पूछते तो मैं पूरी बात बताता। अब मैं इसको भी कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ। लाइंग बाय द ओमिशन का क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब कोई सेल्स पर्सन किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता है जबकि उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो नेगेटिव बातें होती हैं उन्हें छिपा लेता है। जबकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो लाई बाय द ओमिशन का इसलिए यूज करते हैं जिससे कि वो सामने वाले इंसान का रिएक्शन कंट्रोल कर सके और उसके सोचने के तरीके को भी कंट्रोल कर सकें। जैसे जो मैलिशियस पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, मान लो वो चाहते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो वो जिस इंसान से दुश्मनी कराना चाहेंगे उससे कुछ भी बातें करेंगे। अब मान लो सामने वाले इंसान ने आपके बारे में 10 अच्छी बातें कही और एक ऐसी बात कही जो अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर वो दुष्ट यानी कि मैलिशियस इंसान आपसे सिर्फ वो एक बात बताएगा जो बुरी थी और इस बात को भी बढ़ा चढ़ा कर बताएगा जिससे कि आप उस इंसान से नाराज हो जाए, एक दूरी बन जाए और दुश्मनी की शुरुआत हो जाए। इसको एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो दो इंसान हैं, हस्बैंड और वाइफ, जिसमें वाइफ जो है वो मैनिपुलेटिव है। अब वाइफ की किसी से कोई बात हो रही थी और वाइफ सामने वाले इंसान को नीचा दिखाने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रही थी।
अब सामने वाला इंसान ने ये सब सुन के बहुत ही तीखा रिस्पॉन्स दिया। तो अब वाइफ अपने हस्बैंड से सारी बातें छुपा लेगी, ये भी छुपा लेगी कि उसने क्या क्या कहा था। वो सिर्फ इतना बताएगी कि सामने वाले इंसान ने मेरे बारे में और आपके बारे में ये सब कहा, और ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि कहीं हस्बैंड उसके पास ना चला जाए और उससे ये ना पूछने लगे कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो वाइफ की ही पोल खुल जाएगी। ये है लाइंग बाय ओमिशन। अब फेलिंग टू करेक्ट मिसकंसेप्शन को समझा देता हूँ। ये बेसिकली लेस कॉमन काइंड ऑफ लाई ऑफ ओमिशन की कैटेगरी में आता है। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो एक्सट्रीमली इविल एंड मोरली रिपग्नेंट मैकेवेलियन होते हैं, साइकोपाथ होते हैं, उनके द्वारा। इसको भी एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जो माइंड गेम वाले वीडियो में सनी और विकी की कहानी सुनाई थी, उसी का रेफरेंस ले लेता हूँ। उसमें जब सनी से किसी ने कहा कि विकी की जरूरतों का ध्यान रखना जिससे कि वो भी आगे निकल जाए, तो उसने क्या कहा, आप चिंता ना करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, अपना एटीएम कार्ड तक उसे दे रखा है। तो उस सामने वाले इंसान ने क्या कहा, गुड, उसकी मदद करते रहना और जब विकी कमाने लगेगा तो तुम्हारे पैसे भी वापस कर देगा। तो सनी क्या कहता है, अरे नहीं, वो बस कुछ बन जाए, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। अब अगर आपने वो पूरी कहानी सुनी होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस लाइन का सामने वाला इंसान क्या कंक्लूजन निकालेगा। वो ये निकालेगा कि सनी विकी की सारी जरूरतें पूरी कर रहा और उसका सारा खर्च उठा रहा। अब सच क्या था वो समझो। विकी ने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तो उसने अपना पूरा खर्च उठाया, लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसकी बाइक कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, सनी ने अपना एटीएम दिया और बोला बाइक ठीक करा लेना। बाइक में सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए खर्च हुए। लेकिन जैसे ही बाइक ठीक हुई तो सनी और विकी का प्लान बन गया कि घर चलते हैं, और वो घर आ गए। इस बीच विकी को सनी का जो एटीएम था उसको वापस करने का ध्यान ही नहीं रहा। अब घर पहुंचते ही सनी एक ऐसे इंसान से मिला जो विकी और सनी दोनों के अपने थे। उन्होंने ये बात बोल दी कि विकी की जरूरतों का ध्यान रखना। तो सनी ने क्या कहा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इस कहानी की एक और मनोवैज्ञानिक परत को खोलता हूँ। सनी का एटीएम उस वक्त विकी के पास था, ये सच है, लेकिन सनी ने जो बात बोली उसका कोई भी इंसान ये कंक्लूजन निकालेगा कि सनी ही विकी के सारे खर्च उठा रहा था। और चूंकि सनी भी यही चाहता था कि लोग यही सोचें, जिससे कि बिना कुछ किए उसको रिस्पेक्ट मिलती रहे, इस वजह से उसने न केवल गलतफहमी को जन्म दिया बल्कि उस गलतफहमी को बनाए रखा और दूसरों तक फैलने दिया। ये है फेलिंग टू करेक्ट मिसकंसेप्शंस। जबकि यहाँ पर कोई समझदार इंसान होता तो वो क्या कहता कि अभी तक विकी ने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए, शायद उसके पास पैसे होंगे, लेकिन अगर कभी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जरूर मदद करूंगा। और अगर ऐसी गलतफहमी फैल भी जाती कि वही सारे खर्च उठा रहा, तो वो क्या करता, लोगों की गलतफहमी दूर करता और कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो समझदार और सेंसिटिव होते हैं वो जब किसी की मदद करते हैं तो इतना चिल्लाते नहीं, और अगर मदद के बारे में बताएंगे भी तो सिर्फ उतना ही बताएंगे जितनी की उन्होंने मदद की होगी। तो समझ आ गया ना कि एक एक्सट्रीमली इविल साइकोपाथ, मैकियावेलियन, नार्सिसिस्ट तथा एक बेहतर इंसान में क्या फर्क होता है। इसके अलावा लाइंग बाय ओमिशन का यूज लोगों को धोखे में रखने के लिए तथा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम इंसानों का जो दिमाग होता है ना, वो कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि अगर इंसान का दिमाग कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता तो वो वहीं स्टक कर जाता है, वही थॉट्स बार बार आती रहती हैं और एक तनाव क्रिएट करने लगती हैं। तो इंसान के दिमाग की फितरत होती है कि उसे बस कुछ क्लूज मिल जाएं, उसी से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है। इसको भी मैं 2 उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। पहला जनरल एग्जाम्पल और दूसरा माइंड गेम वाली कहानी के एग्जाम्पल से। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में हो और सामने वाली गैलरी से व्हाइट कोट पहनकर आता हुआ एक इंसान दिखता है, तो आपका जो दिमाग होगा ना, वो तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा कि वो इंसान एक डॉक्टर होगा। अब जो मैनिपुलेटर होते हैं वो इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर ये कर सकते हैं कि अगर उसे किसी को सिर्फ यह एहसास दिलाना है कि वो एक डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल में व्हाइट कोट पहनकर एक चक्कर लगाएगा और उसके सामने से जरूर गुजरेगा जिसके अंदर ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा। लेकिन मैनिपुलेटर ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वो इंसान जिसके दिमाग में मिसकंसेप्शन वो क्रिएट कर रहा, वो बात करके कहीं कन्फर्म न करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पोल खुल जाएगी।
उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब माइंड गेम वाली कहानी का भी एक उदाहरण दे देता हूँ। उस कहानी में सनी लोगों के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन क्रिएट ही कर रहा था कि विकी का खर्च वो खुद उठा रहा। तो इस मिसकंसेप्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सनी क्या करता, विकी से कहता चलो कपड़े खरीदने चलते हैं, और वो मान लो 4 जोड़ी कपड़े खरीद लेता। अब विकी और सनी की हाइट एक जैसी थी, तो सनी के कपड़े विकी के भी हो जाते थे। तो सनी विकी से कहता कि तुम भी यही कपड़े पहना करो। तो एक शर्ट जो कभी सनी पहनता वही को अगले दिन विकी पहन लेता। तो जब लोग ये सब देखते तो उनका दिमाग तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता। सनी ने पहले ही अलग अलग तरीके से परसेप्शन बना ही रखा था कि विकी की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठा रहा। तो बस लोग ये सोचते कि सनी जॉब करता है जबकि विकी सिर्फ पढ़ाई कर रहा। तो ये जो शर्ट है जो दोनों ही पहनते हैं ये सनी की होगी, यानी कि शायद विकी के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने कपड़े खरीद सके। अब सनी चाहता तो विकी के लिए अलग कपड़े खरीद सकता था, लेकिन फिर उसका एजेंडा कैसे पूरा होता। और दूसरी बात, विकी खुद भी तो अपने लिए कपड़े खरीद सकता था। जहां उसने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए थे वहां 5,20,000 सही। लड़कों का क्या होता है, अगर एक जोड़ी कपड़े हैं तो उन्हें अपने जीवन में कपड़ों की कोई कमी ही महसूस नहीं होती। 2 जोड़ी हैं तो उन्हें लगता है ये अच्छा है। 3 जोड़ी हैं तो उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें जरूरत से ज्यादा दे रखा है। और अगर 4 जोड़ी हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वही किंग हैं। और फाइनली इन सब मिसकंसेप्शन का यूज करके सनी ने विकी के साथ जो खेल खेला वो तो आपको पता ही है, और अगर नहीं पता तो माइंड गेम वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो ये था लाई बाय द कमीशन एंड लाई बाय द ओमिशन। डिनायल का हिंदी ट्रांसलेशन होता है इनकार करना, अस्वीकार करना या फिर नकार देना। मैनिपुलेटर ये काम भी बड़े शातिर तरीके से करते हैं। जनरल वे में जब हम कहते हैं कि समवन इज इन डिनायल तो अक्सर इसका मतलब ये निकलता है कि सामने वाला इंसान जो रियलिटी है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन जब कोई मैनिपुलेटर डिनायल का यूज करता है तो इस डिनायल का अर्थ ही बदल जाता है। किसी मैनिपुलेटर के द्वारा डिनायल का यूज तब किया जाता है जब वो अच्छे से जानता है कि उसने गलत किया है, इसके बावजूद वो डिनायल का यूज करके दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इनोसेंट है, बेकसूर है। मैनिपुलेटर्स डिनायल का यूज करते हैं दूसरों की नज़रों में जो उनकी इमेज होती है तथा उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं इस चीज को मैनेज करने के लिए। कुछ मैनिपुलेटर डिनायल में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि मान लो आपको अच्छे से मालूम है और आपकी इंट्यूशन भी इस ओर इशारा कर रही कि इस इंसान ने गलत किया है, इसके बावजूद भी मैनिपुलेटर इस तरीके से डिनाई करेगा कि आपका दिमाग अपने आप सेकेंड गेसिंग की ओर आगे बढ़ जाएगा। यानी कि मैनिपुलेटर डिनाई तो करेगा लेकिन सीधे डिनाई नहीं करेगा, वो कुछ ऐसी बात बोलेगा कि आपका दिमाग अपने आप सेकेंड पॉसिबिलिटी की ओर चला जाएगा, जबकि थोड़ी ही देर पहले आपको अच्छे से भरोसा था कि इस इंसान ने गलत किया है। जैसे मान लो आपको कहीं से पता चला कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ गलत किया है और आपकी जो इंट्यूशन है वो भी इसी ओर इशारा कर रही, लेकिन जब आपने किसी दिन मिस्टर एक्स से इस बारे में बात की तो वो सीधे डिनाई नहीं करेगा। वो जानता है कि अगर सीधे डिनाई किया तो शायद सामने वाला इंसान पूरी तरह भरोसा ना करे, क्योंकि उसकी छवि पहले से ही लोगों के दिमाग में अच्छी नहीं है। तो वो बड़े इनोसेंट तरीके से आपसे बोलेगा कोई बात नहीं, लोग मुझे ही बुरा कहते हैं तो बुरा ही सही, आपसे माफी भी मांग लूंगा, आप मुझे मार भी लीजिएगा, लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये सेंटेंस आपको सेकंड गेसिंग की ओर ले जाएगा और आप सोचने लगेंगे सही है, उधर से भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बस यही मिस्टर एक्स नाम का जो मैनिपुलेटर था वो चाहता था। वो जानता था कि उसने खेल किया है, उसने मैनिपुलेट किया है, लेकिन अब अगर आप उसकी इस लाइन पर भरोसा करने लगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती या फिर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वो अब मैनिपुलेटर की लिस्ट से बाहर हो गया, एक आम इंसान बन गया। और आम इंसान से गलतियां होती हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो आपको अच्छे से पता होता है, आपकी इंट्यूशन भी आपसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि किसी ने किसी के साथ गलत किया है, लेकिन जैसे ही आप मैनिपुलेटर से बात करते हैं और फिर आपको ये लगने लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और फिर आप किसी एक के साथ ना खड़े होकर अक्सर ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रल हो जाते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन,
या तो आप कॉन्शियस या सबकॉन्शियस तरीके से सिर्फ अपना फ़ायदा देख के डिसीजन लेते हैं और आपको सही गलत से कुछ भी लेना देना नहीं होता, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही कमज़ोर है। कहने का मतलब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। एक हाथ से ताली वाली जो कहावत है उसकी कई केसेस में दूसरी व्याख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे एक व्याख्या ये हो सकती है कि मैनिपुलेटर ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सामने वाले इंसान ने उस थप्पड़ को रोकने के लिए अपना हाथ उठा लिया, फिर दोनों के हाथ टकरा गए और ताली बज गई। और फिर आप ये कहते हुए उस सिचुएशन में न्यूट्रल हो जाते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पहले उसे मार खा लेना चाहिए था, फिर उसका पक्ष लेता। उसने थप्पड़ खाया ही नहीं तो कैसे किसी का पक्ष ले लूं? तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अक्सर न्यूट्रल बने रहते हैं, तो उन लोगों की किस्मत बहुत ही खराब है जो आपको अपना कहते हैं, क्योंकि अगर कभी समय आया तो आप उनके साथ भी नहीं खड़े होंगे। मेरे कहने का मतलब है, जिंदा हो तो जिंदा दिखो, स्टैंड लेना सीखो। भले ही आपको पता चले कि आपने जिस इंसान का पक्ष लिया है उसकी भी गलती रही है, तो उसको बाद में डांट लेना, लेकिन कभी कभी स्टैंड लिया करो। डिनायल एक ऐसा बिहेवियर है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको गैसलाइट कर रहा या फिर नहीं। यानी कि जब भी आप सामने वाले इंसान से कुछ ऐसा कहते हैं या ऐसा पूछते हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता और वो अक्सर डिनाई कर जाता है, तो आप शायद गैसलाइट किए जा रहे। गैसलाइटिंग पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो मान लो आपकी किसी से रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है और अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि क्या सच है या किसकी गलती है, लेकिन जैसे ही आप अपने पार्टनर से उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं वो सीधे तौर पर डिनाई कर देता है। तो आप टेंशन ना लो, आपका पार्टनर आगे आने वाले वर्षों में आपको कायदे से गैसलाइट करने वाला है। जब भी किसी मैनिपुलेटर की पोल खुल जाती है या फिर उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, तो वो डिनाइल का यूज करते हैं अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस डिनाइल का मतलब होता है कि उसकी वो सच्चाई जो दुनिया के सामने आ चुकी है अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो डार्क ट्रेड्स वाले लोग होते हैं वो डिनाइल का यूज करके ना सिर्फ आपको धोखे में रखने का प्रयास करते हैं, बल्कि वो खुद को भी धोखे में रखने के लिए डिनाइल का यूज करते हैं। और ऐसे लोग इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जो चेतना होती है वो बहुत ही निचले स्तर पर होती है। ऐसे लोग सही और गलत में भी अंतर नहीं कर पाते और इनको लगता है कि जो उसने किया वो सही था, जरूरी था, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया और फिर जब वो पकड़ गया तो उसने साफ साफ डिनाई कर दिया, तो यह एक खतरे का संकेत है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने है जिसने एक तरफ तो आपको नुकसान पहुंचाया और जब वो पकड़ गया तो उसने इसलिए डिनाई किया क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो कुछ आपके साथ किया वो सही था, गलत नहीं था, तो आप एक डेंजरस साइकोपाथ से डील कर रहे। जब भी कोई मैनिपुलेटिव इंसान डिनाई करता है तो इसका एक साफ मतलब होता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाला। ऐसे लोगों का डिनायल बताता है कि उसने अपने एक्शंस को अपने मन में जस्टिफाई कर लिया है और उसने खुद को समझा लिया है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। तो आप इस बात को मानकर चल सकते हैं कि मैनिपुलेटर आपके साथ वो काम या बिहेवियर आगे भी करता रहेगा जिसको आज उसने डिनाई किया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई इंसान अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस गलती को एक्सेप्ट करना होगा, एडमिट करना होगा। अगर इंसान अपनी गलती मान ही नहीं रहा तो पहली बात ये कि वो अपनी गलती सुधारेगा नहीं और दूसरी बात आगे भी ऐसा करता रहेगा। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को भी डिनाई कर देता है तो आप एक रिजिड पर्सन से डील कर रहे, और ऐसा इंसान ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके हिसाब से सब कुछ हो, किसी भी सच को डिनाई कर सकता है। तो फाइनल लाइन सुन लो, डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है और किसी बात की जिम्मेदारी लेने से बचने का एक तरीका भी है। लेकिन डिनाइल का पर्पस कुछ भी हो, जो इंसान बार बार डिनाइल को फेस करता है तो उसकी साइकी यानी कि उसके मन में बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। तो जब आपको बार बार डिनाइल का सामना करना पड़े तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, शायद आप एक मैनिपुलेटर से डील कर रहे। अगर किसी मैनिपुलेटर को पहचानना है तो ये जानना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान अपने बिहेवियर और एक्शंस को किस तरह रेशनलाइज कर रहा।
रेशनलाइजेशन और बहाने बनाना, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, और जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो जो करते हैं उसको जस्टिफाई करने में बहुत ही स्किल्ड होते हैं। तो मान लो मैनिपुलेटर ने किसी के साथ कुछ बहुत ही गलत किया, फिर बाद में जब उसे विक्टिम ने या फिर किसी और ने कन्फ्रंट किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो मैनिपुलेटर ऐसी कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देगा कि कोई भी उससे कन्विंस हो जाए, इवन जिसके साथ मैनिपुलेटर ने खेल खेला है, यानी कि हो सकता है कि विक्टिम भी मैनिपुलेटर की एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हो जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैनिपुलेटर जब से इस गेम को प्लान करना स्टार्ट किया होगा, इसके बाद उसने विक्टिम को नुकसान पहुंचाया होगा। तब से लेकर आज तक हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहता होगा कि जब कभी वो पकड़ा जाएगा तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा कि बीच बीच में जो घटनाएं हुई होंगी और किसी ने कुछ कहा होगा और किसी ने कुछ, इन सब का अपनी एक्सप्लेनेशन में इस तरह यूज करेगा कि कोई भी मैनिपुलेटर की थ्योरी से कन्विंस हो जाए। तो मैं यहाँ विक्टिम से 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, डियर विक्टिम, ट्रस्ट योर गट लेवल फीलिंग्स। मैनिपुलेटर की बातों में आकर फिर से उसके ट्रैप में न फंस जाना। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अकेले पड़ जाओ, क्योंकि जो लोग आपके साथ खड़े हो सकते थे उनमें से ज़्यादातर लोग मैनिपुलेटर की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नजर आएंगे, और कुछ लोग इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि उनको जब ये पता चलेगा कि इस खेल में वो भी जाने अनजाने में मैनिपुलेटर के द्वारा शामिल कर लिए गए थे और उन्होंने भी जाने अनजाने में विक्टिम को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि बात आगे बढ़े और वो खुद ही एक्सपोज हो जाएं, और हो सकता है कि ऐसे लोग आपको ही समझाने लगें कि रहने दो, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो डियर विक्टिम, अगर तुम अकेले हो जाओ तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, लेकिन खुद को ऐसा ना समझाने लगना कि शायद सामने वाला इंसान यानी कि मैनिपुलेटर सही कह रहा, मैं ही कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया और सारी सिचुएशन को बिगाड़ के अपना ही नुकसान कर लिया। और तीसरी बात, अगर मैनिपुलेटर शातिर हुआ तो सबके सामने उससे बात करके उसको एक्सपोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो आज पता चला है कि मैनिपुलेटर ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है और सीधे उससे बात करने आ गए। लेकिन मैनिपुलेटर को सालों पहले जब उसने ये गेम प्लान किया था, तब से उसे पता था कि ये दिन आएगा जब उसकी पोल खुलेगी और उसे खुद का बचाव करना होगा। तो वो आज के दिन की तैयारी सालों पहले से कर रहा था। तो डियर विक्टिम, मैनिपुलेटर अगर शातिर हुआ तो उससे बहस ना करना, उससे दूर हो जाना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई नॉर्मल इंसान अपने किसी एक्शन को या फिर किसी बिहेवियर को रेशनलाइज करने की कोशिश करेगा, तो आपको यह महसूस होगा कि भले ही वो इस थ्योरी के द्वारा अपने एक्शंस को रेशनलाइज कर रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट की फीलिंग है और उसे लग रहा कि उससे गलत हुआ है। लेकिन जब मैनिपुलेटर अपने बिहेवियर और एक्शंस को रेशनलाइज करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे आपके मन में उसके प्रति जो परसेप्शन बना है उसे मैनेज कर सकें, जबकि उन्हें अंदर से यह महसूस होता है कि उसने जो किया वो सही था। दूसरों को कंट्रोल में रखने का और ताकतवर बनने का यही रास्ता है। लेकिन एक केस में मैनिपुलेटर भी माफी मांग सकता है, वो भी जब उसे ये लगेगा कि अब वो एक्सपोज हो चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, माफी मांगने के साथ वो ये भी दिखाएगा कि उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया, बल्कि गलती से हो गया है। ज्यादातर लोग रेशनलाइजेशन को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं, जिससे कि वो दिखा सकें कि उन्होंने जो किया है वो नैतिक रूप से बहुत ज्यादा गलत नहीं था। कहने का मतलब, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो किया वो मात्र एक गलती थी और ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और ऐसी गलतियों की माफी भी संभव है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई इंसान रेशनलाइजेशन का यूज करता है तो उसके द्वारा उसने जो किया उसको जस्टिफाई करने के लिए एक मेंटल एंड कॉग्निटिव लीप यानी कि छलांग लगाई जाती है, जिससे कि वो अपनी रीजनिंग के द्वारा अपने एक्शंस को मोरली टॉलरेबल दिखा सके। और ये लीप जितनी बड़ी होगी उतने ही ज्यादा डार्क ट्रेड्स उसके अंदर हावी होंगे, यानी कि वो उतना ही ज्यादा खतरनाक नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन या फिर साइकोपाथ होगा। इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। यह उदाहरण है ऑफिस थेफ्ट का। मान लो कंपनी ऑफिस की जरूरतों के लिए सप्लाई यानी कि सामान ऑर्डर करती है और XYZ तथा ABC नाम का एम्प्लॉय
उस सप्लाई से कुछ सामान अपने घर ले आते हैं। जैसे मान लो ऑफिस के काम के लिए स्टेशनरी आई, तो उन दोनों ने कुछ पेन लिए और अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले आए। अब XYZ नाम का एम्प्लॉय अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि यार कंपनी इतना सामान मंगाती है और कुछ पेन अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो यह एक स्मॉल लीप है, यानी कि एक छोटी सी छलांग है, क्योंकि इसमें XYZ नाम का एम्प्लॉय बस उसके एक्शंस का जो इफेक्ट होगा उसे डाउन प्ले कर रहा। अब ABC नाम का एम्प्लॉय अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही, लेकिन उसने मेरी मेहनत का उचित फल कभी नहीं दिया। मेरी सैलरी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो इस तरह ये जो कंपनी का थोड़ा सा सामान अपने घर ले आता हूँ, यह सिर्फ एक तरीका है जिससे कि मैं जितने का हकदार हूँ उसका कम से कम कुछ हिस्सा तो पा सकूँ। तो यह एक बड़ी छलांग है, क्योंकि इसमें ABC नाम के एम्प्लॉय ने रेशनलाइजेशन का यूज करके न सिर्फ उस छोटी सी चोरी को जस्टिफाई किया, बल्कि उसने उस चोरी को पर्सनल अनफेयरनेस एंड कंपनसेशन इशू से भी जोड़ दिया। तो यहाँ जो XYZ नाम का एम्प्लॉय है वो बड़ी चोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और ना ही वो बड़ी चोरी करेगा, लेकिन जो ABC नाम का एम्प्लॉय है वो कितनी भी बड़ी चोरी कर सकता है, कितना भी बड़ा करप्शन कर सकता है। तो यहाँ ABC नाम का जो एम्प्लॉय है वो XYZ की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक है और इसके अंदर नार्सिसिज्म के, मैकियावेलिज्म के या फिर साइकोपैथी के लक्षण XYZ एम्प्लॉय की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक तरीके से हावी हैं। और ये मुझे कैसे पता चला? उसके रेशनलाइजेशन के तरीके से। अब मान लो आप किसी अनजान इंसान से मिलते हो और आप उससे ऐसी किसी घटना के बारे में बात करते हो जिसमें साफ साफ दिख रहा कि यहाँ गलत हुआ है, तो बस ये देखो कि सामने वाला इंसान इस घटना को रेशनलाइज कैसे कर रहा, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि वो इंसान कितना खतरनाक है। जैसे मान लो एक धर्म के किसी इंसान ने दूसरे धर्म के गॉड के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी, तो दूसरे धर्म के किसी इंसान ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने वो अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो अब मान लो आप किसी से इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो उनमें से एक इंसान इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए बोलता है कि दोनों लोगों को संयम बरतना चाहिए था, पहले वाले को ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसी भाषा उसने प्रयोग की भी थी तो दूसरे वाले को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, सब लोग तो इतने संयमी और समझदार तो होते नहीं, तो शायद उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ होगा और उसने हत्या कर दी। लेकिन दूसरा इंसान इसी घटना को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो यही हुआ इस केस में, और ये होना भी चाहिए, नहीं तो लोग हमारे ईश्वर का अपमान ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो इंसान है वो बहुत ही खतरनाक है। यह इंसान अगर इस केस में दंगे भी हो जाते और ना जाने कितने बेगुनाहों का खून बह जाता, जाने कितने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती, तो यह उन दंगों को भी जस्टिफाई कर देता। कुल मिलाकर पहले वाला इंसान अनकंट्रोल गुस्से से उस हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा, यानी कि वो कह रहा कि यहाँ पर हत्या गलत थी, लेकिन उसका दोष हत्या करने वाले व्यक्ति को ना देकर उस व्यक्ति के गुस्से को दे रहा, जबकि दूसरा वाला इंसान हत्या को ही जस्टिफाई कर रहा। तो आप दूसरे वाले व्यक्ति से ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि पहले वाले से ये वाला कहीं ज्यादा खतरनाक है। मिनिमाइजेशन में बेसिकली किसी व्यक्ति की इमोशंस और एक्शंस का जो महत्व होता है उसे कम करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा किया क्यों जाता है? मैनिपुलेट करने के लिए। जो मिनिमाइजेशन होता है वो डिनायल और रेशनलाइजेशन के कहीं बीच में आता है। जब कोई मैनिपुलेटिव इंसान किसी बात को या फिर किसी भी घटना के महत्व को ना तो पूरी तरह डिनाई कर पाता है और ना ही पूरी तरह रेशनलाइज कर पाता है, तो वो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और ध्यान रहे, मैनिपुलेटर्स ये काम हमेशा करते हैं। और हाँ, मैनिपुलेटर्स जिस इमोशन और जिस एक्शंस का महत्व कम करने की कोशिश करते हैं वो उसका खुद का हो सकता है, या फिर विक्टिम का हो सकता है, या फिर किसी तीसरे इंसान का, बस मैनिपुलेटर का पर्पस फुलफिल होता हो।
जैसे मान लो आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, तो मैनिपुलेटिव इंसान क्या करेगा, आपने जो कुछ भी अचीव किया होगा उसको बिलिटिल करने यानी कि उसका महत्व कम करने की कोशिश करेगा। जो मैंने माइंड गेम वाले वीडियो में विकी और सनी की कहानी सुनाई थी, उसमें भी सनी हमेशा विकी की एफर्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता था और वो ये काम बचपन से कर रहा था। तो अब यहाँ मैं ये समझा देता हूँ कि सनी की मिनिमाइजेशन से विकी पर क्या असर होता, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान होता जो सच में ये चाहता कि विकी भी आगे बढ़ जाए तो वो क्या कहता। तो सनी बचपन से ही विकी की एफर्ट्स को और उसकी इमोशंस को मिनिमाइज करता आ रहा था। तो मान लो विकी कभी अच्छे मार्क्स ले आता तो वो खुश हो जाता, तो सनी कहता इतना भी खुश ना हो, असली एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम होते हैं। फिर क्या होता, विकी की सारी हैप्पीनेस हवा हो जाती और इसका सीधा असर विकी के कॉन्फिडेंस और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पड़ता। ऐसे ही विकी ने जब यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला तो इसे भी सनी लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता। इसका विकी के सबकॉन्शियस माइंड पर वही असर होता जो बचपन से होता आया था। लेकिन असली प्रश्न ये है कि इससे सनी को क्या फायदा होता। नार्सिसिस्टिक सनी को जो फायदा होता वो भी दो तरह का होता। पहला, मनोवैज्ञानिक फायदा। वो ये सब बातें करके खुद को भी समझाता कि प्रीलिम्स निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इससे सनी के अंदर जो नार्सिसिज्म नाम का हैवान था वो खुश हो जाता। और दूसरा फायदा ये होता कि ऐसी बातें करके वो विकी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता, जिससे कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि विकी अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि ना हासिल कर पाए। लेकिन इस बार सनी को कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होने लगा था कि हिंदी मीडियम से तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में इसने प्रीलिम्स निकाल लिया, वो भी तब जब ये बचपन से कभी भी पढ़ने में इतना तेज नहीं रहा, यानी कि शायद ये मेहनत कर रहा और सही डायरेक्शन में कर रहा। तो उसे लगा कि इस बार मिनिमाइजेशन से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा गेम प्लान करना पड़ेगा। और फिर उसने वो माइंड गेम प्लान किया जिसकी कहानी मैंने माइंड गेम वाले वीडियो में सुनाई थी। तो मान लो सनी की जगह कोई ऐसा इंसान होता जो विकी का सच में भला चाहता, तो वो पता है क्या कहता, वो कहता गुड, 24 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और 9 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जिसमें से 10,000 सेलेक्ट हुए और इन 10,000 में एक तुम हो, यानी कि तुम सही दिशा में जा रहे। बस अब रुकना नहीं, लेकिन अब स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना, मेहनत करो, मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इन बातों का विकी पर क्या असर होता कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पॉजिटिव असर होता और वो अपने लक्ष्य की ओर और मजबूती से आगे बढ़ता। तो मैं अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत किया करो और दूसरे बच्चों से कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि इससे आपके बच्चों की साइकी और मेंटल स्ट्रेंथ पर बहुत ही बुरा असर होगा। इसकी जगह आप अपने बच्चों पर लव बॉम्बिंग कर सकते हैं, क्योंकि लव बॉम्बिंग भले ही मैनिपुलेटर के हाथ में पड़कर एक मैनिपुलेशन टूल बन जाता है, लेकिन लव बॉम्बिंग एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव पेरेंटिंग टूल है। मैं जल्द ही पेरेंटिंग के इस तरीके यानी कि लव बॉम्बिंग पर वीडियो अपलोड करूंगा। इस टूल से आप अपने बच्चों को सिर्फ एक इंसान नहीं, एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। किसी भी रिलेशनशिप में जो मैनिपुलेटिव इंसान होता है वो अपने पार्टनर की इमोशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश जरूर करता है। जैसे मान लो जो हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है वो मैनिपुलेटिव है और उसने कुछ ऐसा कहा या फिर ऐसा किया जिससे उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन दिया, तो हस्बैंड अपनी वाइफ की इमोशंस को मिनिमाइज करने के लिए पता है क्या कहेगा, वो कहेगा बहुत यार तुम सेंसिटिव हो, थोड़ा मैच्योर बनो। इतना सुनते ही वाइफ अपने आप बैकफुट में आ जाएगी। और ऐसा काम एक मैनिपुलेटिव वाइफ भी कर सकती है कि वो कोई बदतमीजी करे और जब हस्बैंड उस बदतमीजी पर रिएक्ट करे तो वो हो सकता है अपने हस्बैंड से कहे बिहेव लाइक अ मैन, कैसे कमजोर इंसान की तरह बिहेव कर रहे। अब हस्बैंड इतना सुनते ही अपने आप बैकफुट में आ जाएगा। और ध्यान रखना मिनिमाइजेशन हमेशा काम करता है, क्योंकि मिनिमाइजेशन हमें सेल्फ कॉन्शियस बनाता है। जैसे मान लो कोई आपसे बोल दे कि भाई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना कि तुम्हें गुस्सा आ रहा, तो आप अपने आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे और सोचेंगे कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। जो एब्यूजर्स होते हैं वो भी मिनिमाइजेशन का यूज करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका जो एक्शन था या फिर बिहेवियर था वो इतना भी हार्मफुल नहीं था जितना कि विक्टिम क्लेम कर रहा।
जैसे मान लो किसी फिजिकली एब्यूसिव पर्सन ने अपने पार्टनर पर हाथ उठा दिया, फिर वो अपने पार्टनर से कहेगा कि इतना भी तेज नहीं मारा था मैंने। और इमोशनली एब्यूसिव पर्सन क्या करेगा, पहले वो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेगा और फिर जब आप उसे कन्फ्रंट करोगे तो बोलेगा क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे, बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन। मिनिमाइजेशन का एक एस्पेक्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी होता है। इसमें मैनिपुलेटर ये दिखाने की कोशिश करता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन या फिर इमोशन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि दिखाने की कोशिश की जा रही। जैसे मान लो किसी इंसान ने आप पर टॉन्ट किया और आपने उसे कन्फ्रंट कर दिया, तो वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है। लेकिन आप ध्यान रखना, टॉन्ट करना और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाना दोनों में अंतर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर कभी भी इंसल्टिंग नहीं हो सकता, बट सेंस ऑफ ह्यूमर की आड़ में जो टॉन्ट किया जाता है वो इंसल्टिंग होता है। और ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी होता है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में कोई बड़ी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन जब सरकार से पूछा जाएगा तो जवाब आएगा हर जगह कुछ बैड एप्पल्स होते हैं और उन्हीं की वजह से ये सब दिक्कत आ रही। इसका फायदा ये होगा कि अब सरकार को स्वयं के काम करने के तरीके में कोई सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैड एप्पल्स तो हर जगह होते हैं और हमेशा होते हैं। तो आपके लिए एक फाइनल मैसेज, अगर आपको कहीं भी मिनिमाइजेशन को फेस करना पड़ रहा तो इसको अभी रोकने की कोशिश करो, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो इस ट्रिक का भी बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये डाइवर्जन और इवेजन होता कैसे है, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे साथ होता रहा है और ये भी पता चलेगा कि आपने भी इसका यूज किया है। लेकिन वही बात, जब एक आम इंसान यानी कि एक बेहतर इंसान डाइवर्जन और इवेजन का यूज करेगा तो सबसे पहले वो इसका एक सीमा तक ही यूज करेगा, और जब वो इस ट्रिक का यूज करेगा तो दूसरों को जो इमोशनल साइकोलॉजिकल नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब एक मैनिपुलेटर इसका यूज करेगा तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ, तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। कोई भी मैनिपुलेटर इवेजन और डाइवर्जन का यूज करता है जिससे कि वो अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर को छुपा सके। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर इस ट्रिक का यूज करके अपनी जो सच्चाई होती है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उनकी सच्चाई सामने आ गई तो फिर अब उनके ट्रैप में कोई ना फंसेगा। इसके साथ साथ जब मैनिपुलेटर किसी को नुकसान पहुंचाता है और जब उसे ये लगेगा कि शायद अब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने किया क्या है, तो वो इस ट्रिक का यूज करके उस डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच सकता है। जब किसी सिचुएशन में क्लियर एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स की डिमांड की जाए और वहां कोई इंसान गोल मटोल बातें करने लगे तो ये क्या है, इवेजन। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब आप उनसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स मांगोगे और वो गोल मटोल बातें करेंगे, इररिलेवेंट बातें करेंगे और आपको अपनी बातों से सेटिस्फाई भी कर देंगे। अब इवेजन और डाइवर्जन में अंतर समझा देता हूँ। इवेजन में क्या होगा कि मैनिपुलेटर किसी प्रश्न का सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन डाइवर्जन में क्या होता है कि मैनिपुलेटर डिस्कशन का टॉपिक ही चेंज कर देगा और बीच में कोई नया टॉपिक ले आएगा, और टॉपिक ऐसा होगा जिससे आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा और फिर नए टॉपिक में एक तीखी बहस शुरू हो जाएगी और पुराना टॉपिक जिस पर आप सामने वाले इंसान से रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो पीछे छूट जाएगा। जैसे मान लो आप अपने पार्टनर से पूछते हैं कि ऑफिस से इतना लेट क्यों आए, तो इवेसिव पार्टनर गोल मटोल बातें करना शुरू करेगा। हो सकता है कि ऑफिस की बातें बताने लगे कि ऑफिस में आज क्या हुआ था, और हो सकता है कि आप वो बातें सुनने में इंटरेस्ट भी लेने लगे। और अगर आप अपने पार्टनर की इन बातों में आ गए और भूल गए कि आपका प्रश्न क्या था, तो आप मैनिपुलेट हो चुके हैं। अब डाइवर्जन को समझाता हूँ। जैसे मान लो वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड एक बेहद बदतमीज वुमनाइजर है, फिर हस्बैंड क्या करता है कि अपनी ऑफिस में एक फीमेल एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है जिसे जॉब की बहुत जरूरत थी। अब वाइफ चूंकि अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती है कि वो कैसा इंसान है, और वो ये भी जानती है कि उसने आखिरकार इस फीमेल को नौकरी में क्यों रखा है। अब वाइफ अच्छे से जानती है कि ये जो उसका हस्बैंड है यह एक तरफ उस लड़की पर फेक अफेक्शन दिखाएगा, कुछ फ्रेंडलीनेस भी दिखाएगा और फेक प्रॉमिस भी करेगा, और दूसरी तरफ
उसके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भेजेगा कि अगर वो अपने बॉस की बात नहीं मानती तो वो नौकरी खो सकती है। इन दोनों ट्रिक्स का बहुत ही शातिर तरीके से यूज करके वो उस फीमेल को सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मैनिपुलेट करेगा। अब वाइफ चाहती है कि ये सब चीजें ना हो, तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से सीधे कहा कि तुम इसे नौकरी में नहीं रख सकते। तो वुमेनाइजर हस्बैंड पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि घर का खर्च और ये जो तुम शानदार लाइफ जी रही ना, ये मेरी मेहनत और उस बिजनेस की वजह से जी रही, और तुम मेरे बिजनेस पर इंटरफेयर कर रही। फिर थोड़ी देर बाद बहस इस बात पर हो रही होगी कि वाइफ बिजनेस पर इंटरफेयर कर रही या फिर नहीं, और वाइफ सफाई दिए पड़ी होगी कि मैं बिजनेस पर इंटरफेयर नहीं कर रही। इस तरीके से जो मेन टॉपिक होगा वो पीछे छूट जाएगा। ये है डाइवर्जन। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो डाइवर्जन और इवेजन का बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लो एक काल्पनिक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम स्विट्जरलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो शेप है ना वो निडल के आकार का है, और इस देश में एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसका एक संविधान है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। अब इस देश की जो मुख्य समस्या है वो है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही। कुछ जो क्रोनी यानी कि भ्रष्ट उद्योगपति हैं जिनकी सरकार से साठगांठ है, यानी कि सरकार को ये चंदा देते हैं और सरकार इन्हें देश की संपत्ति औने पौने दाम में बेच देती है, जिससे गिनती के 2-4 बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे। कहने का मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा और कुछ टॉप के जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे। इसके साथ साथ ये बिजनेसमैन और क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कई सेक्टर में मोनोपोली है, तो जब चाहे चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं और देश के लोगों की जेब से जब चाहें और जितना चाहें उतना पैसा निकाल के अपनी जेब में और सरकार की जेब में चंदे के रूप में पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथ इस देश में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि किसान आत्महत्या कर रहा, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे कि जुडिशरी हो गई या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, इन पर भी दबाव बनाया जा रहा। तो जब सरकार के लोगों से इन समस्याओं पर जवाब मांगा जाएगा तो वो इन प्रश्नों से बचने के लिए हमेशा कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक लेकर आ सकते हैं? नंबर 1, वो राष्ट्रवाद को लेकर आ सकते हैं। हिटलर ने भी यही किया था। नंबर 2, पड़ोसी देशों से बदले की भावना को उकसाएंगे और आम जनता के मन में किसी पड़ोसी देश के प्रति नफरत भरेंगे। ये काम भी हिटलर ने किया था। नंबर 3, चूंकि स्विट्जरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे देश में सरकार उसी की बनेगी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, तो उस देश के जो मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन हैं या फिर जो तानाशाह माइंडसेट के पॉलिटिशियन हैं, वो पता है क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि जिस धर्म के लोगों की जनसंख्या उस देश में ज्यादा होगी, उस धर्म के लोगों को ये दिखाएंगे कि वो उनके साथ हैं। ये दिखाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस का उद्देश्य बहुसंख्यक समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना नहीं होता, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ उनका वोट चाहिए होता है। इसके लिए वो क्या करेंगे? धार्मिक संरचनाएं बनवा देंगे, जैसे कि गिरजाघर बना देंगे, मस्जिद बनवा देंगे या फिर मंदिर बनवा देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? जो अल्पसंख्यक समाज होगा उनके प्रति नफरत भरेंगे। ये काम भी हिटलर ने किया था और धीरे धीरे उस देश की यंग पीढ़ी को नफरत की आग में झोंक देंगे। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये डाइवर्जन और इवेजन की कैटेगरी में आती हैं, और इस डाइवर्जन को करने के लिए ऐसे नेता सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सोशल मीडिया को भी डराने की और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, ऐसे नेता जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे स्विट्जरलैंड की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो वो पता है क्या करेंगे? वो भविष्य के सपने दिखाएंगे और कहेंगे कि 20 साल बाद देश के हर इंसान की आमदनी 10 गुनी हो जाएगी, और 20 साल बाद क्या करेंगे? एक नया सपना दे देंगे जो पिछले वाले सपने से कहीं ज्यादा सुंदर होगा। ऐसे सपने हिटलर ने भी दिखाए थे। ये सब डाइवर्जन और इवेजन है। नेता जितना शातिर होगा उतना ज्यादा इन सब चीजों का यूज करेगा, जिससे कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बहस ही ना हो। अब वीडियो के एंड की ओर आगे बढ़ता हूँ। इवेजन और डाइवर्जन ऐसे लोगों पर ज्यादा अच्छे से काम करता है जो असर्टिव नहीं होते, यानी कि ऐसे लोग जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है और जिनको आसानी से भटकाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? जैसे मान लो आपने किसी से कुछ पूछा और सामने वाला इंसान टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा, तो बस जब सामने वाला इंसान टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा हो तो एकदम फर्म और काम फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसको देखते रहो, कुछ ना बोलो, और जैसे ही सामने वाला इंसान बोलना बंद करे
उससे कहो, शायद आपने मेरा प्रश्न ठीक से नहीं सुना, और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दो। और जब तक आपको जवाब ना मिल जाए यही काम करते रहो। थोड़ी देर बाद ये होगा कि सामने वाला इंसान जवाब देने से बचने के लिए या तो दूसरी ट्रिक्स का यूज करेगा या फिर आपको जवाब दे देगा। खैर कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई इंसान इन दोनों ट्रिक्स का यूज कर रहा देन इट इज अ क्लियर साइन ऑफ डिसेप्शन, यानी कि सामने वाला इंसान या तो कुछ छुपाना चाह रहा या फिर सही जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा। कोवर्ट इंटिमिडेशन एंड गिल्ट ट्रिपिंग, ये दोनों ही मैनिपुलेशन के बहुत ही पावरफुल तरीके हैं, क्योंकि इसमें किसी इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए उसकी इमोशंस का यूज किया जाता है। यहाँ दो चीजें हैं, कोवर्ट इंटिमिडेशन एंड गिल्ट ट्रिपिंग। तो यहाँ पर जो कोवर्ट इंटिमिडेशन होता है वो फियर यानी कि डर पर काम करता है, और गिल्ट ट्रिपिंग कंपैशन यानी कि करुणा, दया और सहानुभूति इन सब पर काम करता है। जो लोग इन दोनों ही ट्रिक्स का ज़्यादा यूज करते हैं उन्हें साइकोलॉजिस्ट कोवर्ट एग्रेसिव पर्सनालिटी कहते हैं। कुल मिला के ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। ऐसे लोगों के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो साफ सुथरा और अच्छाइयों से भरा होता है वो दुनिया के सामने होता है, और दूसरा चेहरा जो बहुत ही खतरनाक और हैवानियत से भरा होता है उसे ये छुपा कर रखते हैं, और ये दूसरा चेहरा ही इन लोगों का वास्तविक चेहरा होता है, लेकिन ये चेहरा शायद ही कभी दुनिया के सामने आ पाता हो। कोवर्ट इंटिमिडेशन में बहुत ही शातिर और चालाकीपूर्ण तरीके से विक्टिम के मन में डर बैठाया जाता है, और हाँ, इस तरीके का वही सबसे बेहतर यूज कर सकता है जिसे अपने टारगेट के बारे में काफ़ी कुछ पता हो, उसकी इच्छाओं और उसके डर के बारे में पता हो। जैसे मान लो आपके बॉस को पता है कि आप प्रमोशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉस इस इन्फॉर्मेशन का यूज अपने फायदे में कर सकता है। वो क्या करेगा, आपसे पर्सनल फेवर मांगेगा और इनडायरेक्ट तरीके से आपको यह भी एहसास दिलाएगा कि तुम्हारा प्रमोशन मेरे हाथ में है, तो मुझे खुश रखो, जो मैं कहूँ वो करो, नहीं तो प्रमोशन रुक सकता है। और ध्यान रहे, आपका बॉस ये सब चीजें कहेगा नहीं, इसके बावजूद आपको किसी न किसी तरह एहसास दिला देगा। ये क्या है, कोवर्ट इंटिमिडेशन। यहाँ पर आपकी प्रमोशन पाने की इच्छा का बॉस ने अपने फेवर में यूज किया। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो आप बहुत ही इमोशनली नीडी पर्सन हैं और अकेले हो जाने का डर आपके अंदर हमेशा बैठा रहता है। तो अगर आपका पार्टनर इमोशनली एब्यूसिव है तो वो इस डर का यूज अपने फायदे में कर सकता है। जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड इमोशनली सेल्फिश इंसान है, इसकी वजह से आप उससे ब्रेकअप करने का सोच रहे, तो वो बार बार आपको एहसास दिलाएगी कि तुम्हें अब कोई ना मिलने वाली, तो अगर तुमने ब्रेकअप किया तो तुम्हें अब अकेले ही रहना होगा। फिर जैसे ही अकेले हो जाने का डर आपके मन में हावी होगा, आप ब्रेकअप के आइडिया को दिमाग से दूर कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड जो आपके अंदर अकेले हो जाने का डर है उसका अपने फेवर में यूज कर रही। अब गिल्ट ट्रिपिंग के बारे में समझा देता हूँ। गिल्ट ट्रिपिंग भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर आपका फायदा उठाने के लिए आपको बुरा महसूस करवाएंगे, आपके अंदर गिल्ट यानी कि अपराध बोध की भावनाओं को जन्म देंगे। ये कई तरीके से हो सकता है। पहला, टू मेक पीपल डाउट देमसेल्फ। जैसे मान लो मैनिपुलेटर आपसे कोई काम करवाना चाहता है लेकिन आप नहीं करना चाह रहे, तो मैनिपुलेटर उस काम से जुड़ी आपकी क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। फिर आप बुरा महसूस करेंगे, गिल्ट फील करेंगे। इसके बाद आप मैनिपुलेटर को गलत सिद्ध करने के लिए कुछ भी करके वो काम पूरा करेंगे। दूसरा, टू मेक पीपल एंसियस। इसमें मैनिपुलेटर सबसे पहले किसी भी तरह से किसी भी पुरानी घटना को लेकर आपके अंदर गिल्ट और सेम को बढ़ावा देंगे, जिससे आप अंदर से काफी ज्यादा तनाव में आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसका लेवल काफी नीचे चला जाएगा। इसके बाद मैनिपुलेटर आपसे कोई भी डिमांड करेगा और फिर आप मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने आपका खुद पर जो कॉन्फिडेंस है उसे पहले ही कमजोर कर दिया था। तीसरा, टू मेक पीपल रिवियर द मैनिपुलेटर। मान लो आपका कजिन नार्सिसिस्ट है और वो आपकी लाइफ में कंट्रोल पाना चाहता है, तो वो आपकी मदद करेगा और फिर अंडर हैंडेड और छुपे हुए तरीके से आपको हमेशा यह एहसास दिलाएगा कि आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और उसके प्रति पब्लिकली रेस्पेक्ट भी दिखानी चाहिए। तो एक बात याद रखना, जिसने आपकी मदद की हो उसके लिए आपको शुक्रगुजार तो रहना ही चाहिए, लेकिन एक बात और भी याद रखना कि बहुत सारे लोग इसलिए आपकी मदद करेंगे जिससे वो आपकी लाइफ में कंट्रोल पा सकें और समय आने पर उस कंट्रोल का यूज करके आपको नुकसान पहुंचा सकें या फिर गलत तरीके से अपना फायदा बना सकें।
तो ऐसे लोगों की मदद से संभल कर रहना। इसको ठीक से समझने के लिए माइंड गेम वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। तो एक बात दिमाग में रखो कि किसी की मदद का एहसान मानना अच्छी बात है, लेकिन एहसान तले दबना बहुत ही बुरी बात है। गिल्ट ट्रिपिंग में मैनिपुलेटर सबसे पहले किसी इंसान को यह एहसास दिलाएगा कि वो एक सेल्फिश इंसान है, और फिर वो सामने वाला इंसान यह प्रूव करने के लिए कि वो सेल्फिश नहीं है, 2 कदम आगे आकर वो काम करेगा जो मैनिपुलेटर करवाना चाहता था। तो अगर आप भी इस माइंडसेट के हैं कि आप दूसरों को कुछ न कुछ प्रूफ करने में लगे रहते हैं, तो आप खुद को बदल लीजिए, क्योंकि जो मैनिपुलेटिव लोग हैं वो आपका बड़ी आसानी से फायदा उठा सकते हैं। अब 2 उदाहरण से चीजों को समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आप किसी को इस माइंडसेट के साथ डेट कर रहे हैं कि इसके साथ लाइफ गुजारनी है, लेकिन जिसे आप डेट कर रही वो एक मैनिपुलेटिव इंसान है और वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए ये सब नौटंकी कर रहा। तो चूंकि वो आपको एक शिकार की नज़र से देख रहा कि शिकार करे और आगे बढ़ जाए, इसलिए वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो फिर वो रिलेशनशिप की अर्ली स्टेज में ही आपसे सेक्सुअल फेवर मांगेगा, लेकिन आप ये कहते हुए मना कर देंगी कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं। फिर वो मैनिपुलेटिव इंसान आपसे कहेगा कि शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, और इनडायरेक्ट तरीके से आपको कुछ एहसान भी याद दिला देगा। फिर आप उसे यह भरोसा दिलाने के लिए कि आप उस पर भरोसा करती हैं, वो सब कुछ कर लेंगी जो वो चाहता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो भरोसे वाली बात बोली थी, उस बात से आपके अंदर गिल्ट पैदा हुआ, और फिर आपने उस गिल्ट को खत्म करने के लिए वो काम किया जो आप नहीं करना चाहती थी। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो बड़ी मुश्किल से और बड़ी मशक्कत के बाद आपकी एक गर्लफ्रेंड बनी है और वो भी मैनिपुलेटिव है, तो वो आपसे महंगे महंगे गिफ्ट की डिमांड करेगी, और जब आप रेशनल तरीके से उसे बताएंगे कि आप इतने महंगे गिफ्ट नहीं खरीद सकते, तो वो बड़े प्यार से बोलेगी कि तुम मेरी केयर ही नहीं करते और प्यार भी नहीं करते। और इस बात पर कोई भी रेशनल आर्गुमेंट काम ना करने वाला, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। और वो आपसे इनडायरेक्ट तरीके से बोल रही कि तुम मेरी खुशियों से ज़्यादा पैसों को महत्व देते हो। फिर आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग जगेगी और साथ में फियर की फीलिंग भी आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड बनी है। फिर इन दोनों के यानी कि गिल्ट और फियर के प्रभाव में आप हर वो गिफ्ट लाके उसे देंगे जो वो मांगेगी। तो यहाँ पर एक बात और सुनो कि गिल्ट ट्रिप इसलिए अच्छे से काम करता है क्योंकि ये रीजनिंग पर नहीं बल्कि इमोशंस पर बेस्ड होता है। जब भी आप किसी की केयर करते हैं तो उसके प्रति कुछ दायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस करते हैं, और यहीं से उस इंसान को आपको गिल्ट में डालने की ताकत मिलती है। तो ध्यान रखना, अगर कोई इंसान मैनिपुलेटर है और वो आपको गिल्ट में डालकर आपका फायदा उठाना चाह रहा, तो वो सबसे पहले आपसे एक इमोशनल कनेक्शन बनाएगा, यानी कि लगाव का और प्रेम का रिश्ता जोड़ेगा, और फिर आपको अपराध बोध यानी कि गिल्ट ट्रिप में डालकर आपको मैनिपुलेट करेगा। तो जब भी आप किसी से नया नया रिश्ता जोड़ो तो ये देखो कि वो इंसान अपनों को अक्सर गिल्ट ट्रिप में तो नहीं डालता। अगर वो ऐसा कर रहा तो कुछ दिन बाद आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। शेमिंग का मतलब है किसी को लज्जित करना या फिर शर्मसार करना। ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन का तरीका है, और मैनिपुलेटर्स इसका भी यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम लोग अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत होते हैं। हमारे दिमाग में पहले से होता है कि कौन सा बिहेवियर अच्छा है और कौन सा बिहेवियर गलत। अब आपने गलती से बिना कुछ सोचे कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, लोग गलत मतलब निकालेंगे, तो इस वक्त जो आपके अंदर फीलिंग होगी वो सेम की होगी। कहने का मतलब आप लज्जित महसूस करेंगे। अब सेम के बारे में एक बात और जान लो कि सेम एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट समाज का बनाया हुआ है, एंड इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव। यानी कि हो सकता है कि जिस तरह की सिचुएशन में आप लज्जित महसूस करें, शर्म महसूस करें, उसी सिचुएशन में किसी और को कोई शर्म महसूस ना हो। जैसे मान लो आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और स्कर्ट पहने हैं, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और आपकी स्कर्ट ऊपर की ओर उठ गई, तो आपको शर्म महसूस होगी। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे कम्यून मिल जाएंगे जहां लोग कपड़े पहनते ही नहीं, नेकेड रहते हैं। इसके अलावा इस धरती पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहां पर मेल और फीमेल दोनों नेकेड या फिर हाफ नेकेड रहते हैं। जैसे इंडोनेशिया की अस्मत ट्राइब, नाइजीरिया की काम्बरी ट्राइब, ब्राज़ील वेनेजुएला के बॉर्डर में रहने वाली यानोमामी ट्राइब,
और नाइजीरिया की एक दूसरी ट्राइब है जिसका नाम है कोमा ट्राइब। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पर लोग नॉर्मल डेज में तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल हुआ तो उस फेस्टिवल को बिना कपड़ों के या फिर आधे अधूरे कपड़ों के साथ मनाते हैं, डांस करते हैं। यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इस तरह के कल्चरल डांस के। तो प्रश्न है कि क्या यहाँ के लोग इस बात को लेकर शर्म महसूस करते होंगे कि वो बिना कपड़ों के या फिर आधे अधूरे कपड़ों में रहते हैं? उत्तर है नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि मोस्ट शेमफुल बिहेवियर भी इसलिए शेमफुल होता है क्योंकि हम उसे शेमफुल मानते हैं। और हम उसे शेमफुल क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस समाज में हम पले बड़े हैं वो उसे शेमफुल मानता है। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो आपको किसी बात के लिए ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें उस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, या फिर मान लो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप ये चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों तक ना पहुँचें जो आपके बहुत खास हैं। तो मैनिपुलेटर आपकी उन सीक्रेट्स को या तो उन लोगों को बता देगा अथवा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये जो तुम्हारे सीक्रेट्स हैं उन्हें रिवील कर दूंगा, यानी कि बता दूंगा। परंपरागत रूप से क्या होता था कि मान लो समाज ने या फिर समाज के कुछ ठेकेदारों ने समाज से जुड़े कुछ नियम बनाए। अब समाज ये चाहता है कि तुम उन नियमों के हिसाब से चलो, तो ये समाज आपको अपने नियमों से चलाने के लिए शेमिंग का यूज करता है कि जब तुम उन नियमों के अनुसार नहीं चलोगे तो समाज तुम्हें पनिश करने के लिए लज्जित महसूस कराएगा। इसके अलावा बच्चे ठीक से बिहेव करें, ये सुनिश्चित करने के लिए भी शेमिंग का यूज किया जाता है। लेकिन जो मैलिशियस पीपल होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से अपने फ़ायदे के लिए आपकी शेमिंग कर सकते हैं। वो आपको गाली दे सकते हैं, या फिर मान लो आपने कोई आइडिया दिया, अपनी कोई इमोशन उन्हें दिखा दी, तो इन सब के रिस्पॉन्स के रूप में डिस्गस्ट की एक्सप्रेशन दे सकते हैं। सार्काज़म यानी कि आप पर व्यंग्य अथवा कटाक्ष कर सकते हैं, अपनी आइज रोल कर सकते हैं, या फिर आपके सीक्रेट्स को दूसरों को बता सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं शेमिंग के, क्योंकि जब भी मैनिपुलेटर ये सब काम करेगा आप खुद के बारे में और खुद के बिहेवियर को लेकर शर्म महसूस करेंगे। मैलिशियस लोग शेमिंग इसलिए भी करते हैं जिससे वो आपको नीचा दिखा सकें और खुद को आपसे ऊपर दिखा सकें। इसके अलावा मैनिपुलेटर्स अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए भी शेमिंग का यूज करते हैं, जिससे वो आसपास के लोगों का ध्यान भटकाकर अपनी अक्षमताओं और अपने वास्तविक चरित्र को छुपा सकें। इसके अलावा जो सैडिस्ट होते हैं वो इसलिए शेमिंग करेंगे कि जब आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, खुद के बारे में बुरा महसूस करोगे, तो उन्हें अच्छा फील होगा। वहीं एक नार्सिसिस्ट इसलिए आपकी शेमिंग करेगा जिससे वो दूसरों को ये दिखा सके कि वो आपसे बेहतर है, और एक मैकियावेलियन अपने फ़ायदे के लिए आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के उद्देश्य से आपकी शेमिंग करेगा। शेमिंग बहुत हद तक गिल्ट ट्रिपिंग के समान होती है, लेकिन एक अंतर होता है कि शेमिंग पब्लिक एरिना में ही पॉसिबल है, और शेमिंग वहाँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है जहाँ पर वो लोग इन्वॉल्व हों जिनके ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हों। और जो मैलिशियस लोग होते हैं वो जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं चाहते कि वो दूसरों को पता चले, बस यहीं पर वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए शेमिंग का यूज कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण से चीज़ों को समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, यानी कि 18+ हैं, और आप सिगरेट पीती हैं या फिर पीते हैं, और कम से कम आपको सैद्धांतिक रूप से इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता, लेकिन आप ये भी चाहती हैं कि कम से कम जब आप कॉलेज में हैं तब तक आपके पेरेंट्स को इसके बारे में पता ना चले। कॉलेज ख़त्म हो जाए, इसके बाद पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेटर आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए शेमिंग की धमकी दे सकता है। वो ये कह सकता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये इन्फॉर्मेशन कि तुम सिगरेट पीती हो ये आपके पेरेंट्स तक पहुँचा दूंगा। दूसरा उदाहरण है स्लट शेमिंग का। ये बेसिकली फीमेल्स को ही फेस करना पड़ता है। स्लट का सबसे नज़दीकी हिंदी ट्रांसलेशन वो शब्द है जो हमारा समाज यूज़ करता है उन फीमेल्स के लिए जो रेड लाइट एरिया में काम करती हैं। क्या शब्द है उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। स्लट शब्द का कोई जेंडर अपोजिट शब्द भी नहीं होता, यानी कि ये शेमिंग सिर्फ फीमेल्स को ही फेस करनी पड़ती है। इसमें मैलिशियस पर्सन किसी फीमेल के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसके चरित्र का हनन करने के लिए उसके जो सेक्सुअल रिलेशन रहे होंगे या फिर वर्तमान में जो भी सेक्सुअल रिलेशन होंगे उनका यूज़ करते हैं।
यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी फीमेल के सेक्सुअल रिलेशंस के आधार पर उसे अपमानित करने की या फिर उसे सेम करने की कोशिश की जाती है। द अनफिनिश्ड सेक्सुअल रेवोल्यूशन नाम से जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें इस टॉपिक को या फिर इस मिसोजिनिस्ट अप्रोच को ठीक से डिस्कस करूंगा। तीसरा उदाहरण, ये सेमिंग का बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ये है सेमिंग यूजिंग रिवेंज पॉर्न। जैसे मान लो आप किसी मैलिशियस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गई और आपके उसके साथ सेक्सुअल संबंध बने, और जिस वक्त इस तरह के सेक्सुअल रिलेशन बन रहे थे उस वक्त आपकी मर्जी से या फिर आपकी बिना जानकारी के और बिना मर्जी के उसने आपकी कुछ फोटोज ले ली या फिर कुछ वीडियोस बना लिए। तो जब आप उस इंसान से दूर होने का सोचेंगे तो वो ओवर्ट या फिर कोवर्ट तरीके से आपको धमकी दे सकता है कि अगर तुमने मेरे से दूर होने का सोची तो ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा या फिर पूरी दुनिया के सामने ले आऊँगा। तो आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपके लिए एक सुझाव है कि जब भी आप किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएं तो ये फोटोज़ और वीडियोज़ कभी ना क्लिक करो, क्योंकि इससे बड़ी मूर्खता नहीं होती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल से डिलीट होने के बाद भी कुछ भी डिलीट नहीं होता, आराम से कोई भी फ़ोटो रिकवर की जा सकती है। तो जैसे मान लो आपके फ़ोन में कुछ इसी तरीके की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं और आपका फ़ोन खो गया, तो जिसे वो फ़ोन मिला उसे अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी भी समझ है तो वो इंसान वो सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर कर सकता है जो कभी भी आपके फ़ोन में थी, भले ही आपने डिलीट कर दी हों। और हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि एटलीस्ट किसी फीमेल की न्यूड फोटोज़ पब्लिक डोमेन में आ जाएं, इसके बावजूद भी उस फीमेल के सम्मान में कोई असर ना हो। तो जब समाज मैच्योर हो जाएगा तो आप इस तरीके की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन अभी ऐसा मत ही करो। जो बहुत ही सातिर मैनिपुलेटर होते हैं वही इसका सक्सेसफुल तरीके से यूज कर पाते हैं। वैसे इसका यूज नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट और साइकोपाथ भी करते हैं, लेकिन जो मैकियावेलियन होते हैं वो इसका यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपको इन चारों तरह की पर्सनालिटी यानी कि नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट, साइकोपाथ और मैकियावेलियन के बारे में जानना है तो इस सीरीज का चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वीडियो जरूर देख लेना। तो आज मैं जिस मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसको बोलते हैं विलिफाइंग द विक्टिम। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो की शुरुआत करता हूं, इसको एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे मान लो सनी एक मैनिपुलेटर है और वो विकी के साथ खेल कर रहा, यानी कि यहाँ पर जो विकी है वो विक्टिम है, पीड़ित है। तो सनी आसपास के लोगों को यह भरोसा दिला देगा कि विकी गलत है, वही एब्यूजर है, विकी ने ही गलत किया है। यानी कि जब कोई मैनिपुलेटर विक्टिम को ही विलेन घोषित कर दे तो इसे बोलेंगे विलिफाइंग द विक्टिम। और इस टेक्निक का यूज सबसे बेहतर तरीके से दो ही तरीके के मैनिपुलेटर कर सकते हैं, पहले कोवर्ट नार्सिसिस्ट और दूसरे मैकियावेलियंस। क्योंकि ये दोनों ही तरह के मैनिपुलेटर बहुत ही सातिर होते हैं। ये दुनिया की नज़र में बहुत ही समझदार, दूसरों की मदद करने वाले और केयरिंग इंसान बने रहते हैं, लेकिन ये जिसके साथ खेल करते हैं यानी कि जो इनका टारगेट होता है उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इनका असली चरित्र शायद ही कभी सामने आ पाता हो। बशर्ते इनकी किस्मत ना खराब हो। किस्मत ऐसे खराब हो सकती है कि मान लो किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट ने किसी को फेक लव, अफेक्शन, केयर इत्यादि की आड़ लेकर उसके साथ लगातार खेल करता रहा और उसकी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी। उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला इंसान पूरी तरह कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि जो विक्टिम है यानी कि जिसके साथ खेल हुआ है वो इस कोवर्ट नार्सिसिस्ट की हर चाल को पकड़ लिया और वो पहचान गया कि वो जिसे अपना मान रहा था वो असल में एक हैवान है। और इसके बाद अगर विक्टिम का दिमाग तेज हुआ तो वो इस मैनिपुलेटर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकता है, इस कोवर्ट नार्सिसिस्ट को एक्सपोज कर सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब विक्टिम भले ही एक इमोशनल इंसान हो, लेकिन उसका दिमाग तेज होना चाहिए। तो मान लो इमोशंस की आड़ लेकर बहुत ही सादे तरीके से खेल करके नार्सिसिस्ट ने विक्टिम का तो जीवन लगभग बर्बाद कर दिया, बट अब विक्टिम को समझ आ गया है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो अब दो दिमाग आमने सामने होंगे, उस नार्सिसिस्ट का दिमाग वर्सेस
उसका दिमाग जिसके साथ खेल हुआ है। तो यहाँ पर एक बात और समझा दूं कि जो मैकियावेलियंस होते हैं वो जब किसी के साथ खेल करते हैं तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसके साथ वो खेल कर रहा उसके खेल से विक्टिम का सब कुछ ना छिन जाए। इस मामले में नार्सिसिस्ट थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। वो हो सकता है कि विक्टिम को सिर्फ अपनी ईगो के चलते अपने सामने झुकाने के लिए, दुनिया के सामने विक्टिम से खुद को बेहतर दिखाने के लिए और खुद को उससे ज़्यादा सफल दिखाने के लिए विक्टिम के साथ कितना भी खतरनाक खेल खेल जाएं। मीन्स वो यहाँ तक खेल खेल सकते हैं कि अगर विक्टिम उनके सामने ना झुके तो विक्टिम के साथ माइंड गेम खेल के उसको इमोशनल और दूसरे तरीके से इतना तोड़ दें कि विक्टिम मरने के बारे में सोचने लगे। यानी कि एक नार्सिसिस्ट सामने वाले इंसान को अपने आगे झुकाने के लिए उसका सब कुछ छीन सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितनी भी नीचता कर सकता है। तो अगर किसी मैनिपुलेटर ने किसी के साथ ऐसा खेल खेला कि उस खेल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उससे विक्टिम का सब कुछ छिन गया और वो मरने ही वाला था, लेकिन फिर अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मरने से पहले जिसने खेल किया है उसका हिसाब होगा, तो बस अब मैनिपुलेटर को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे बड़ी चुनौती शायद ही कभी आए। क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। जैसे माइंड गेम वाली स्टोरी में विकी के साथ यही हुआ था। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और मरने का वो तो सोचता ही रहता था। तो अगर मान लो विकी ने खुद की लाइफ को ख़त्म करने से पहले ये सोच लिया कि सनी ने जो किया है उसका हिसाब होगा, तो सच बताऊं, इस हिसाब के होने को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी के साथ इतना भी ना खेलो कि उसका सब कुछ छिन जाए। चलिए अब मैं टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। कोई भी मैनिपुलेटर विक्टिम को दो तरह से विलीफाई कर सकता है। पहला, मैनिपुलेटर परसेप्शन मैनेजमेंट करके या फिर दूसरे तरीके से आसपास के लोगों के दिमाग में ये बैठा देगा कि विक्टिम ही रियल एब्यूजर है और फिर आसपास के सभी लोग विक्टिम को ही गलत मानने लगेंगे। जैसे मान लो मैनिपुलेटर लगातार तरह तरह के माइंड गेम खेल के विक्टिम को टॉर्चर कर रहा, उसको परेशान कर रहा, उसे नुकसान पहुंचा रहा और धीरे धीरे इतना परेशान किया कि कह सकते हैं कि पानी सर के ऊपर हो गया। तो हो सकता है कि विक्टिम गुस्से से चिल्ला पड़े, सबके सामने ही बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से रिएक्ट कर जाए। अब पता है क्या होगा, लोग विक्टिम को ही गलत कहेंगे क्योंकि मैनिपुलेटर बहुत ही शातिर है। वो अपनी छवि को बिगड़ने नहीं दे रहा, दुनिया की नज़र में बहुत ही अच्छा इंसान बना हुआ है, बस वो पीछे से खेल खेल रहा। इवन जब विक्टिम मैनिपुलेटर पर चिल्ला देगा तो भी हो सकता है कि वो शांत बना रहे और बहुत ही शांत तरीके से रिस्पॉन्ड करके दुनिया को वो ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो सामने वाला इंसान कितना बदतमीज है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आज तक कभी किसी से गलत तरीके से बात तक नहीं की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैनिपुलेटर ने विक्टिम को ही दुनिया की नज़र में विलन बना दिया। विलीफाई करने का दूसरा तरीका, इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम को ही यह एहसास दिला देता है कि तुम एब्यूजर हो, तुम गलत कर रहे, तुमने मेरा जीवन तबाह करके रख दिया है। ऐसा तब हो सकता है जब विक्टिम लगभग पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो या फिर इमोशनली वीक इंसान हो जिसके अंदर साहस की कमी हो। कुल मिला के अगर विक्टिम के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है तो मैनिपुलेटर बड़ी आसानी से विक्टिम को यह एहसास दिला सकता है कि वही रियल एब्यूजर है, वही गलत है। इसका उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे मान लो जब वाइफ के हिसाब से चीज़ें ना हो तो वो अपने हस्बैंड पर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऊट पटांग बकने लगे और रोने लगे। इसी प्रोसेस में मान लो वाइफ की तबीयत भी खराब हो गई तो वाइफ इस खराब तबीयत का दोष हस्बैंड को दे सकती है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है। और अगर हस्बैंड के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है तो वो भी यही सोचेगा कि अगर मैं वैसा ना करता तो वाइफ को ना तो इतना गुस्सा आता और ना ही तबीयत खराब होती। और हाँ, विलीफाई करने के लिए वही पुरानी टेक्निक्स का यूज किया जाता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे रेशनलाइजेशन, डिनायल, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग इत्यादि। तो अगर आपको इस तरीके के मैनिपुलेशन को पहचानना है तो ये देखो कि क्या कोई इंसान हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करता है, तो शायद वो एक मैनिपुलेटर है और आगे चलकर आपके साथ भी यही होने वाला है। हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको ही दोष देगा। तो जो मैनिपुलेटर होता है उसे अंदर से एहसास होता है कि वो विक्टिम के साथ खेल कर रहा, उसे बहुत नुकसान पहुंचा चुका है, तो वो दुनिया को धोखे में रखने के लिए, दुनिया के सामने अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए विक्टिम को भी विलीफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि विक्टिम को भी विलन बना देते हैं।
इससे दो फायदे होते हैं। पहला कि उनकी समाज में इज्जत बनी रहती है और दूसरा आसपास के लोग विक्टिम को ही गलत मानने लगते हैं। इससे विक्टिम हमेशा बैकफुट यानी कि डिफेंसिव ही बना रहता है। इससे मैनिपुलेटर विक्टिम को लगातार डोमिनेट किए रहता है। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको अंदर से ये लगता है कि वो दूसरों से सुपीरियर हैं और जब वो विक्टिम को विलिफाई करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको अपने आगे झुकाने के लिए उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दुनिया ऐसे ही चलती है जहां सुपीरियर लोग दूसरों को अपने आगे झुकाने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। यानी कि अगर कोई नार्सिसिस्ट किसी को इतना अब्यूज कर दे, किसी को इतना परेशान कर दे कि वो सुसाइड कर ले, तो भी नार्सिसिस्ट को अंदर से गिल्ट नहीं होता, भले ही वो दुनिया के सामने कुछ भी दिखाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया में जो सुपीरियर है उन्हें कुछ भी करने का अधिकार है। बिकॉज दैट्स जस्ट अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। प्लेइंग द विक्टिम एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर्स दूसरों की सिंपैथी पाने के लिए, जो उन्होंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए और जो ब्लेम उस पर आ सकता है उसे दूसरों पर थोपने के लिए दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें मिसट्रीट किया गया है, वो ऑप्रेस्ड हैं, वो हेल्पलेस हैं, उनका यूज़ किया गया है और मिसयूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि जब भी कोई मैनिपुलेटर खुद को विक्टिम दिखाता है तो एक्चुअल सेंस में वो खुद को विक्टिम नहीं मानते, बल्कि यह सिर्फ उनकी एक चाल होती है, एक गेम होता है और एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, जिससे जो रियल विक्टिम है उसकी सिंपैथी पा सकें या फिर आसपास के लोगों की सिंपैथी पा सकें और जो उन्होंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच सकें। ये मैनिपुलेशन दो तरह से हो सकता है। पहला केस, इसमें जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो रियल विक्टिम होता है उसको यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत परेशान है, बहुत सफ़र कर रहे हैं, जिससे जो रियल विक्टिम है वो आगे बढ़कर उसकी मदद करे या फिर उसके प्रति सिंपैथी रखे। दूसरा केस, इसमें मैनिपुलेटर दो काम कर सकते हैं। पहला, खुद को विक्टिम दिखाना और दूसरा, जो रियल विक्टिम है उसे दुनिया के सामने विलन बना देना। तो इसमें जो मैनिपुलेटर होगा वो विक्टिम से कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन दुनिया के लोगों को बताएगा कि जो रियल विक्टिम है उसके लिए उसने कितना सब किया है, लेकिन उसने कभी भी किसी बात का एहसान तक नहीं माना, या फिर कह सकता है कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। इससे दुनिया के लोग जो रियल मैनिपुलेटर होगा उसके प्रति सिंपैथी रखने लगेंगे और जो रियल विक्टिम होगा उसे गलत मानने लगेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। कुल मिला के इस तरह मैनिपुलेटर जो रियल विक्टिम होता है उसको दूसरों से दूर करके उसे आइसोलेट भी कर देते हैं। तो यहाँ दो बातें और समझ लो। पहली, सेकंड केस में जो मैनिपुलेटर है वो पहले वाले केस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो विक्टिम नैरेटिव को सिर्फ अपने और रियल विक्टिम के बीच में ना रख के दुनिया को सेल कर रहा। दूसरी, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो विक्टिम नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो रियल विक्टिम है उसने अगर इस नैरेटिव को और मैनिपुलेटर को ठीक से काउंटर नहीं किया तो उसकी रेपुटेशन में इतना नुकसान होगा कि उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो जब भी कोई मैनिपुलेटर विक्टिम नैरेटिव बिल्ड करके आपकी रेपुटेशन को गिराने की कोशिश करे तो उसे समय रहते हुए काउंटर करना जरूरी है। जैसे मान लो आप किसी के साथ डेट कर रहे, यानी कि रिलेशनशिप में एंटर कर रहे, तो अगर सामने वाला इंसान विक्टिम गेम खेल रहा तो शुरुआत में ही खुद या फिर किसी काउंसलर की मदद से इस मैनिपुलेशन को अपनी लाइफ से खत्म कीजिए। और अगर सामने वाला इंसान इस विक्टिम नैरेटिव को दूसरों को सेल कर रहा, यानी कि दूसरों को बताता घूम रहा, तो जितनी जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप को खत्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं तो कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि सभी के सभी लोग आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। अब कुछ अलग अलग उदाहरण से चीजों को समझा देता हूं। जब कोई मैनिपुलेटर किसी को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी के साथ गलत तरीके से बिहेव करता है तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर सकता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय हमेशा लेट आता है, तो एक दिन बॉस ने उसे कंसर्न कर दिया और पूछ लिया कि आप अक्सर लेट क्यों आते हैं। तो वो एम्प्लॉय हो सकता है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगे, उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बताने लगे, ये बताने लगे कि वो कितना परेशान है और कितना प्रेशर में है। कुल मिला के उस एम्प्लॉय ने क्या किया कि जो फोकस उसकी लेटनेस पर था उसे उसने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और पर्सनल स्ट्रगल की ओर डाइवर्ट कर दिया।
इससे जो उसके लेट आने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे और जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता था, उससे वो बच गया। इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले इंसान के ऐसे बिहेवियर और ऐसे एक्शंस के लिए उसे गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा जो एक्चुअल में गलत था ही नहीं। या फिर अगर कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहता है तो इसमें मैनिपुलेटर उस इंसान को जो हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहता है गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो अभिषेक की गर्लफ्रेंड अभिषेक से कहती है कि मुझे इस रिलेशनशिप से थोड़े समय के लिए ब्रेक चाहिए, मैं अभी कुछ टाइम तक खुद पर फोकस करना चाहती हूँ। तो अभिषेक क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के डिसीजन की रेस्पेक्ट करने के बजाय वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहने लगता है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम मुझे छोड़ रही। या फिर और भी कई तरीके की बातें बोलकर अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड को गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा और उस पर दबाव डाल रहा कि उसे अपने डिसीजन को बदलना चाहिए। तो यह क्या है? गिल्ट ट्रिपिंग। क्योंकि अभिषेक की गर्लफ्रेंड का कुछ समय के लिए रिलेशनशिप से ब्रेक मांगना एक तरह की हेल्दी बाउंड्री के अंतर्गत आएगा, बिकॉज हम सबको कभी न कभी थोड़े समय के लिए ही सही उस लाइफ से एक ब्रेक चाहिए होता है जो लाइफ हम जी रहे होते हैं। तो यहाँ अभिषेक खुद को विक्टिम दिखाकर और अपनी गर्लफ्रेंड को गिल्ट में डालकर सिचुएशन को अपने फेवर में ले जाने की कोशिश कर रहा। मान लो मैनिपुलेटर ने किसी के साथ कुछ गलत किया है या फिर किसी के साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया है, तो इस चीज़ को ओवरशैडो करने के लिए यानी कि छुपाने के लिए और माफ़ी मांगने से बचने के लिए हो सकता है कि वो ये कहने लगे कि वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा। इसे बोलेंगे डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम बैड बिहेवियर। जैसे मान लो वाइफ अपने हस्बैंड से गलत तरीके से बिहेव करती है और सबके सामने ही अपने हस्बैंड पर चिल्ला देती है। अब हस्बैंड उस टाइम कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो सिचुएशन को और ज़्यादा टेंस नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से इस घटना के बारे में बात की तो वाइफ अपने हस्बैंड से ये सब बताने लगती है कि उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, कितना परेशान है वो, कितना इमोशनल पेन उसने फेस किया है और कितना उसने सफ़र किया है। तो यहाँ बेसिकली जो वाइफ है वो दो काम कर रही। पहला, अपने बैड बिहेवियर से अपने हस्बैंड का जो अटेंशन है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही और दूसरा, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही, जबकि यहाँ पर असली विक्टिम तो हस्बैंड था, उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया गया था। इसमें मान लो किसी ने किसी को किसी वजह से क्रिटिसाइज किया, लेकिन जिस इंसान को क्रिटिसाइज किया गया मींस जिस इंसान की आलोचना की गई वो एक मैनिपुलेटर था, तो वो पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश करेगा और ये दिखाएगा कि उसको गलत तरीके से टारगेट किया गया है, यानी कि खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें और भी कई लोग शामिल हैं, तो आपके साथ काम करने वाला रवि नाम का कोवर्कर ना तो अपना काम ठीक से कर रहा और ना ही अपने काम को समय से कंप्लीट कर रहा। तो आपने एक दिन रवि से यही बात बोल दी कि रवि, ना तो तुम्हारा काम टाइम पर कंप्लीट हो रहा और ना ही तुम्हारा काम अप टू स्टैंडर्ड है। तो यहाँ रवि क्या करता है कि वो आपसे बड़े ही इमोशनल तरीके से ये कहता है कि टीम के जो मेंबर हैं वो उसके प्रति अनसपोर्टिव हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं। इसके बाद क्या होगा कि आप तो बुरा महसूस करेंगे ही, साथ में टीम के जो बाकी मेंबर हैं वो भी बुरा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है समझो, असली विक्टिम तो आप और टीम के बाकी मेंबर हैं, लेकिन बड़ी ही चालाकी से रवि ने यहाँ पर खुद को विक्टिम दिखा दिया, वो भी सिर्फ ये बोल के कि टीम के मेंबर उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं, यानी कि ज़्यादा ही कठोर हैं। दिस इज प्लेइंग द विक्टिम माइंडसेट। इसमें मैनिपुलेटर इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो उन्होंने आपके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना सफ़र किया है, और मैनिपुलेटर ऐसा इसलिए करता है जिससे वो आपको इंडिटेड फील करा सके, यानी कि आपको किसी तरह के कर्जे में महसूस करा सके और ये एहसास करा सके कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सब किया है और तुम उसका ज़रा सा भी एहसान नहीं मान रहे। जैसे मान लो संजीव एक यंग, एजुकेटेड और मैच्योर इंसान है, उसके अंदर इतनी समझ है कि उसे अच्छे से पता है कि उसके लिए कैसी लाइफ पार्टनर सही रहेगी, और मान लो उसकी नज़र में एक ऐसी लड़की भी है जिसके बारे में उसे ये लगता है कि ये लड़की उसके लिए बेस्ट है, लेकिन संजीव की जो मॉम है उन्हें वो लड़की नहीं पसंद जिसे संजीव ने पसंद किया है, क्योंकि उसकी मॉम ने कोई दूसरी लड़की देख रखी है।
तो जब संजीव अपनी मॉम से ये कहता है कि शादी तो वो अपनी पसंद की लड़की से ही करेगा, तो उसकी मॉम जवाब देती है कि तुझे इतना बड़ा करने में मैंने क्या क्या नहीं किया, अपने बारे में कभी सोचा तक नहीं, तेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पर संजीव की जो मॉम है वो एक मैनिपुलेटर के रूप में है, जो अपने बेटे के सामने खुद को सही दिखा रही और ये दिखा रहे हैं कि उसने अपने बेटे के लिए खुद की खुशियाँ, खुद के सपने और खुद की जिंदगी तक को शहीद कर दिया। और ये सब बोल के वो अपने बेटे को गिल्ट में डालने की कोशिश कर रही और ये दबाव बना रही कि वो अपने मॉम के डिसीजन की रिस्पेक्ट करे और उसी से शादी करे जिससे उसकी मॉम शादी करवाना चाह रही। तो यहाँ पर एक बात समझ लो कि एक्सपेक्टेशन सबकी सबसे होती हैं, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखो कि आपकी एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो संजीव की मॉम की एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरीजनेबल हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है संजीव को, लेकिन ज़िंदगी किसके साथ जीनी है ये उसकी मॉम डिसाइड करना चाह रही, वो भी तब जब संजीव खुद भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है। इसमें मैनिपुलेटर खुद की वल्नरेबिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे वो दूसरों को कंट्रोल कर सके और दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। जैसे मान लो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव और एब्यूसिव है, तो जब उसे वाइफ कन्फ्रंट करती है तो हो सकता है कि वो ये दिखाने की कोशिश करे कि वो ऐसा इसलिए बन गया है क्योंकि बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत सारे ट्रॉमा उसके अंदर अभी भी हैं, अभी तक उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद क्या होगा कि वाइफ अपने आप शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर असली विक्टिम वाइफ थी, लेकिन चूंकि हस्बैंड एक मैनिपुलेटर था इसलिए उसने खुद को इस सिचुएशन में विक्टिम दिखा दिया और अपनी वाइफ को गिल्ट में डाल दिया। तो ये था प्लेइंग द विक्टिम मैनिपुलेशन। तो अब जब भी आपके साथ ऐसा मैनिपुलेशन होगा तो आप तुरंत पहचान सकते हैं और खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। तो फिर हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन की डिटेल और उसे कैसे यूज करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। प्लेइंग द सर्वेंट रोल एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर्स दुनिया को ये दिखाते हैं कि वो जो भी काम कर रहे वो दूसरों की भलाई के लिए कर रहे, उस काम के पीछे कुछ बड़े उद्देश्य हैं, कोई नोबल कॉज है, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो तो बस दूसरों की सेवा में लगे हैं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सच ये होता है कि वो अपना ही एजेंडा फुलफिल कर रहे होते हैं। मैकियावेलियंस और साइकोपाथ तो इस टेक्निक का यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट इसका थोड़ा कम अच्छे से यूज कर पाते हैं। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, रिलीजियस गुरु और ऐसे लोग जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, यानी कि सोशल वर्कर कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण से चीजों को समझा देता हूं। जो मैकियावेलियंस होते हैं वो अपनी रियल इंटेंशंस को छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। इवन सालों तक आपको पता तक नहीं चल पाएगा कि एक मैकियावेलियन के दिमाग में क्या चल रहा। फिर जैसे ही उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका वो इंतजार कर रहे थे, तब उनका असली चेहरा सामने आता है और तब वो अपना फाइनल गेम खेलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, तो कुछ नेता आपके साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि कितनी भी मुसीबतें सामने आए लेकिन वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, और आप भी उस पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि ये इंसान 20 साल से हमारे साथ है और हमेशा पार्टी के एजेंडे के प्रति ईमानदार रहा है। और जब आप भरोसा करने लगेंगे तो आप उसके हाथों में धीरे धीरे ताकत भी देने लगेंगे, पार्टी की जो रिसोर्सेज हैं उन तक उसकी पहुंच भी बना देंगे, जिससे वो बड़े डिसीजन ले सके। फिर एक दिन क्या हुआ, किन्हीं कारणों से आपने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उस इंसान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर जैसे ही आप उसे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या फिर उसके हाथों में ताकत देंगे, वो मैकियावेलियन जो इतने सालों तक सर्वेंट रोल प्ले कर रहा था अपना गेम खेलेगा। इसके बाद आप पाएंगे कि पार्टी में वही कब्जा जमा चुका है। पिछले कुछ सालों में इंडियन पॉलिटिक्स में इस तरह के उदाहरण कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे। धार्मिक गुरुओं को आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाखंडी धार्मिक गुरु ये दिखाते हैं कि वो तो ईश्वर की सेवा कर रहे, ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान है वो आप तक पहुंचा रहे,
और अपने फॉलोअर्स को मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर होने का ज्ञान देंगे, शारीरिक सुखों को त्यागने और ईश्वर की भक्ति का ज्ञान देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन इस तरह के जितने भी बाबा मिलेंगे उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी बाबाओं की पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाए तो आप पाएंगे कि ये बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान शायद ही खुद पर कभी अप्लाई करते होंगे। यानी कि ऐसे बाबा दुनिया को दिखाएंगे कि वो सिर्फ ईश्वर की सेवा कर रहे, ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, लेकिन सच पूछो तो वो सिर्फ अपनी सेवा कर रहे होते हैं। ऐसे बाबा जब भी किसी स्कैंडल में फंसते हैं या फिर जब वो एक्सपोज होने वाले होते हैं तो तब भी धर्म और ईश्वर की सेवा वाला जो एजेंडा होता है उसी की आड़ लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में एक बड़े यंग से बाबा हैं जो ये दावा करते हैं कि उनको दूसरों के बारे में सब पता रहता है। यही बाबा जी एक बार महाराष्ट्र पहुंच गए और वहां अपना दिव्य दरबार लगाने वाले थे, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 लागू है। इस कानून के अनुसार अगर आप ये कहते हैं कि आपके अंदर इस तरीके की शक्तियां हैं तो उन्हें आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अब बाबा जी फंस गए। आम जनता को तो वो बेवकूफ बना भी सकते थे, लेकिन इन पढ़े लिखे और समझदार एक्सपर्ट्स को कैसे मूर्ख बनाएंगे जिन्हें पहले से ही पता होता है कि बाबा जी क्या खेल खेल रहे। फिर वही हुआ जो होना था। बाबा जी वहां से भाग खड़े हुए और खुद को बचाने के लिए वही किया जो बाकी पाखंडी बाबा करते हैं, यानी कि धर्म और ईश्वर की आड़ लेने लगे, जिससे उन पर ज्यादा क्वेश्चन ना हो और अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसे धर्म विरोधी घोषित किया जा सके। तो शायद ये बाबा भी ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे बल्कि खुद की सेवा कर रहे। कुछ नेता होते हैं जो ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ देश की सेवा कर रहे, वो अपने बारे में सोचते तक नहीं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि देश आगे बढ़ सके। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है और आपके अंदर मेंटल स्लेवरी से बाहर आने की जरा सी भी क्षमता है तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन सा नेता कितना शातिर है और कितना खतरनाक है। इसका उदाहरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप सब समझदार हो। इंडिया में काफी एनजीओ ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एनजीओ तो भरे पड़े हैं जो बनाए तो गए हैं सोसाइटी और इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए, लेकिन वो समाज की सेवा की आड़ में अपने मालिकों की सेवा में लगे हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि इंडिया में जो समाज सेवी होते हैं ना वो भरे पड़े हैं, लेकिन इतने समाज सेवी होने के बावजूद समाज बदलने का नाम तक नहीं ले रहा। ऐसा क्यों हो रहा आप अच्छे से जानते हैं। तो ये था प्लेइंग द सर्वेंट रोल मैनिपुलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेडक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोमांस एंड कोर्टशिप, लेकिन अगर इंसान मैलिशियस है तो यही सेडक्शन एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेडक्शन कब एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन आगे चलकर आर्ट ऑफ सेडक्शन पर एक पूरी वीडियो सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और लोगों की नज़र में हमारी कुछ वैल्यू भी हो। तो जब भी कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारी तारीफ करता है और चापलूसी भरी बातें करता है तो हम अंदर से कहीं न कहीं उन बातों पर भरोसा भी करने लगते हैं। तो जब भी कोई मैनिपुलेटर आपसे पहली बार मिलेगा तो वो आपकी तारीफ करेगा, आपको वैल्यूड फील करवाएगा। यानी कि सेडक्शन इज वन ऑफ द फर्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक दैट मोस्ट मैनिपुलेटर्स विल डिप्लॉय व्हेन दे मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बात आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक तभी इफेक्टिव तरीके से काम करती है जब मैनिपुलेटर ने विक्टिम से कोई इमोशनल कनेक्शन जोड़ा हो, यानी कि विक्टिम मैनिपुलेटर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। और इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सेडक्शन। सेडक्शन और फ्लैटरी किसी पर अपनी छाप छोड़ने के बहुत ही इंसिडियस यानी कि शातिर तरीके होते हैं। इन तरीकों का यूज करके किसी दूसरे के दिमाग में अपनी अच्छी छवि बनाना बहुत ही आसान होता है। मैनिपुलेटर्स इस तरीके का यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। पहला, इस तरीके से सामने वाले के मन में और उसके दिल में अपनी जगह बनाना आसान होता है। और दूसरा, इस तरीके से मैनिपुलेटर्स अपनी ट्रू इंटेंशंस को भी छुपाने में सफल रहते हैं।
जब कोई आपको अटेंशन देता है, आपकी तारीफ करता है और आपको स्पेशल फील करवाता है तो आप उसके सामने खुलने लगते हैं और उसे अपने जीवन में जगह देते हैं, यानी कि यू लेट योर गार्ड डाउन। और फिर सामने वाला इंसान आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। कुल मिलाकर आप सामने वाले इंसान को खुद ही मौका देते हो कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। अब प्रश्न ये है कि ऐसा आखिरकार होता क्यों है? इसका जवाब ये है कि हम सबके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में नार्सिसिज्म के लक्षण होते हैं। तो जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, जब भी कोई हमारी चापलूसी करता है, तो हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर हम अपने दिमाग का यूज़ करना बंद कर देते हैं और ये सोचते ही नहीं कि आखिर ये इतनी तारीफ क्यों कर रहा, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी तारीफ इसलिए कर रहा क्योंकि हम हैं ही तारीफ के लायक। ये समझने की बेवकूफ़ी आप भी करते हैं ना, तो अब ऐसी गलती मत करना। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी चापलूसी करता है, तो हमें अच्छे से एहसास होता है कि सामने वाला इंसान आखिरकार चाहता क्या है। इसके बावजूद हमें ये लगता है कि जब हमें पहले से ही पता है कि ये सामने वाला इंसान आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा, तो फिर ये हमें मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगा और फिर आप सिर्फ फन के लिए, यानी कि मजे के लिए उस मैनिपुलेटर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। और फिर जब तक आपको होश आता है तब आप पाते हैं कि आप उस मैनिपुलेटर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं या फिर इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी हैं, यानी कि आप उस मैनिपुलेटर के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इसका उत्तर है कि ज़्यादातर लोग खुद को समझने और जानने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में क्या ही जानना, हम खुद के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। और ऐसे लोगों की एक खास बात और होती है कि ऐसे लोग दूसरों को कुछ ज़्यादा ही जज करते नजर आएंगे और उन पर जजमेंट पास करते नजर आएंगे। तो मेरा सुझाव है कि खुद को, खुद की कमजोरियों को, खुद की इमोशंस को और खुद की डिजायर्स को समझो, जानो और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। नहीं तो अच्छा फील करने के लिए आपको हमेशा दूसरों की प्रशंसा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि आपकी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में होगी। मैनिपुलेटर जब भी सेडक्शन का यूज़ करते हैं तो वो कभी भी उस प्रोसेस में फुल स्टॉप नहीं लगाते। वो तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक सामने वाला इंसान उनके ट्रैप में फंस ना जाए। इसके साथ साथ मैनिपुलेटर सेडक्शन प्रोसेस में सक्सेस पाने के लिए खुद का झूठा चरित्र गढ़ेंगे। वो झूठ के दम पर ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कितने बेहतरीन इंसान हैं। वो सामने वाले इंसान को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए हर एक तरीके का यूज़ करते हैं। इसके बाद जब सामने वाला इंसान उसके ट्रैप में फंस जाएगा या फिर फंस जाएगी तो उसका यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। और जब मैनिपुलेटर को वो सब मिल चुका होगा जो उन्हें चाहिए, इसके बाद या तो वो अपनी सच्चाई खुद ही सामने ले आएंगे या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी सच्चाई कभी सामने आने ही ना दें। और फिर जब तक आपको एहसास होगा कि आपके साथ हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो डैमेज होना था हो चुका होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि सेडक्शन किस तरह से गलत हाथों में पड़कर एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान इस ट्रिक का यूज करता है तो सेडक्शन लाइफ में रंग भरने का एक बेहतरीन तरीका भी होता है। तो सेडक्शन पर मैं पूरी एक सीरीज लाऊंगा, उसमें ये सिखाऊंगा कि कैसे सेडक्शन का बेहतर यूज किया जा सकता है, सेडक्शन प्रोसेस में कब हमें रुक जाना चाहिए और हमें खुद को कैसा इंसान बनाना चाहिए, जिससे सेडक्शन आपकी लाइफ में रंग भरने का एक मीडियम बने, ना कि एक मैनिपुलेशन ट्रिक। और हाँ, सेडक्शन प्रोसेस को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपके अंदर सेक्सुअल साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी वीडियोस मिले उन्हें देखते रहिए। Playing the blame game is one of the most defining characteristics of manipulators। यानी कि अगर आपको मैनिपुलेटर को पहचानना है और ये जानना है कि वो कितना शातिर है, तो ये देखो कि वो किस तरह से ब्लेम को दूसरों पर शिफ्ट कर रहा। मैनिपुलेटर्स दूसरों को ब्लेम करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग जब दूसरों को ब्लेम करते हैं तो उन्हें मुख्यतया दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये होता है कि उस मैनिपुलेटर ने जो भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो बच जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि इस ट्रिक से जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो विक्टिम को पहले ही डिफेंसिव मोड में पहुंचा देते हैं। यानी कि इस ट्रिक के द्वारा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना आसान होता है। इस वीडियो सीरीज में मैंने प्रोजेक्शन टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टिंग द ब्लेम ये दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर भी है।
प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन में कई तरह के बिहेवियर शामिल होते हैं और उनमें से एक बिहेवियर होता है प्लेइंग द ब्लेम गेम। लेकिन प्रोजेक्शन में चूंकि यही सबसे मेन बिहेवियर होता है, इस वजह से प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन और प्लेइंग द ब्लेम गेम दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। तो अब इस ब्लेम गेम और प्रोजेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। प्रोजेक्शन सभी लोग करते हैं, यानी कि नॉर्मल लोग भी करते हैं और मैनिपुलेटर्स भी करते हैं। लेकिन नॉर्मल पीपल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन एक ऑटोमेटिक मेंटल बिहेवियर है और इस बिहेवियर पर साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी के एरिया में बहुत रिसर्च भी हुई है। लोग जब भी किसी बात के लिए गिल्टी फील करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है या फिर उनसे कोई गलती हुई है, तो वो ऑटोमेटिक यानी कि सबकॉन्शियस तरीके से प्रोजेक्शन करते नजर आएंगे। वो अपने इंटेंशंस को, अपने मोटिवेशंस को और अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाद में जब वो इंसान उस सिचुएशन पर लॉजिकल तरीके से सोचेगा तो उसे गिल्ट भी फील होगा और उसे ये लगेगा कि यार ऐसा नहीं करना था। यानी कि उसे अब दो बातों को लेकर तनाव फील होगा। पहला कि उसने कोई गलती की और दूसरा कि उसने उस गलती की जिम्मेदारी भी नहीं ली और दूसरे को दोष दे दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में वो इंसान अपनी गलती मान भी ले और माफी भी मांग ले। लेकिन जो डार्क पर्सनालिटी वाले इंसान होते हैं ना, जब वो प्रोजेक्शन करेंगे तो ना ही वो तनाव महसूस करेंगे, ना ही वो अपनी गलती मानेंगे और प्रोजेक्शन तो करते ही रहेंगे। जैसे जो सैडिस्ट होते हैं वो एक तरफ तो अपनी गलतियों को आप पर प्रोजेक्ट करेंगे और दूसरी तरफ वो इस बात की भी कोशिश करेंगे कि आप बुरा भी महसूस करें। एक बात और भी है कि जब एक आम इंसान प्रोजेक्शन करता है तो उसे हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस से भी डील करना होता है, क्योंकि उनके अंदर ये भाव चलता ही रहता है कि उन्होंने गलत किया है, यानी कि उन्हें अंदर से बहुत तनाव महसूस होता है। वहीं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, साइकोपाथ होते हैं और मैकियावेलियंस होते हैं, वो दूसरों पर ब्लेम को प्रोजेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये सब उस तरीके से और उस सिचुएशन में गिल्ट फील ही नहीं करते जैसे कि आम लोग फील करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो मैकियावेलियन होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि जो उनका टारगेट है वो फुलफिल होना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े कर डालो। यानी कि अगर किसी काम को करने से उनका टारगेट पूरा हो रहा तो वो काम सही है, भले ही उस काम से किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा हो। अब कुछ फाइनल बातें। जो सबसे टैक्टफुल यानी कि सातिर मैनिपुलेटर होते हैं वो इस तरह से दूसरों पर ब्लेम करेंगे कि नॉर्मल तरीके से देखने में ऐसा लगेगा कि ये इंसान किसी दूसरे को ब्लेम कर ही नहीं रहा। लेकिन कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आसपास के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी होगी कि मिस्टर ए अच्छे इंसान नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैनिपुलेटर का टारगेट ही यही था। वो मिस्टर ए को ब्लेम देना चाह रहा था, उसे गलत साबित करना चाह रहा था, तो उसने कभी भी मिस्टर ए को सीधे दोष नहीं दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में इस तरह से बातें पहुंचाई कि सभी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मिस्टर ए गलत इंसान है या फिर उन्होंने कोई गलती की है। वीडियो को खत्म करूं उससे पहले आपके लिए एक सुझाव है कि आप माइंड गेम वाला वीडियो जरूर देख लेना। माइंड गेम एंड सनी और विकी नाम की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अब वीडियो के एंड की ओर बढ़ते हैं। कुछ मैनिपुलेटर ऐसे होते हैं कि जब भी वो कुछ गलत करेंगे तो उसकी माफी मांगने के बजाय दूसरों को अपने जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में बताने लगेंगे जिन परिस्थितियों की वजह से वो गलत काम उससे हुआ था, और ये परिस्थितियां कुछ सही होंगी और कुछ सिर्फ कहानियां होंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि उन परिस्थितियों का उस पर जो प्रभाव हो उसे वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। जो मैनिपुलेटिव और मैलिशियस लोग होते हैं वो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए गुस्से का भी सहारा लेते हैं। जब कोई मैलिशियस इंसान आप पर एंगर को ब्रांडाइज करेगा तो वो आप पर चिल्ला सकता है, आपको ऊट पटांग बकेगा, आपको गालियां देगा और इस तरह से जेस्चर दिखा सकता है कि आपको ये लगे कि वो आपके साथ मारपीट भी कर सकता है। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वे में बिहेव करता नजर आएगा। अब देखो होता क्या है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त हमारी इमोशंस कैसी हैं। तो जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो अपने गुस्से को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करते हैं जिससे कि वो आपके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर आप पर चीख सकता है, चिल्ला सकता है, जिससे कि आपके अंदर डर की भावना जगेगी और फिर आप उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिस वजह से सामने वाले को यानी कि मैनिपुलेटर को गुस्सा आया था। चलिए अब इसको अलग अलग उदाहरण से समझा देता हूं।
जब कोई मैनिपुलेटर गुस्सा करता है तो इसका अर्थ है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अथॉरिटेटिव नजर आना चाह रहा, यानी कि डोमिनेट करना चाह रहा। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इस समय और इस सिचुएशन में वो ही इंचार्ज है, आप बस उसे फॉलो कीजिए। जैसे मान लो ऑफिस की एक मीटिंग में आपका बॉस अचानक अपनी वॉइस को रेज कर देता है या फिर टेबल पर हाथ पटक देता है, तो वो ऐसा करके अपने एम्प्लॉयज को मैसेज दे रहा कि आई एम नॉट ओपन फॉर डिस्कशन, यानी कि आपका बॉस गुस्से को दिखाकर उस मीटिंग में डोंट क्वेश्चन मी इन्वायरमेंट को बनाना चाह रहा। इसका असर ये होगा कि जो टीम मेंबर होंगे वो डर जाएंगे और बॉस ने जो भी डिसीजन लिया है उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और बस फिर जो बॉस ने ऑर्डर दिया है वो कितना ही गलत क्यों ना हो उसे मानने में ही अपनी भलाई समझेंगे। एंगर को ब्लेंडाइज करके मैनिपुलेटर्स ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे सामने वाला इंसान किसी भी तरह की बहस से बचने की कोशिश करे और मैनिपुलेटर से डिसएग्री होने की हिम्मत ही न जुटा पाए। जैसे मान लो आप वाइफ हैं और आप किसी मुद्दे पर अपने हस्बैंड से बात करना चाह रही, लेकिन हस्बैंड नहीं चाहता कि उस मुद्दे पर बात हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर डिस्कशन लॉजिकल तरीके से हुआ तो उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी। तो जैसे ही आप वो मुद्दा सामने लेकर आएंगी, हस्बैंड गुस्से से अपना आपा खोता नजर आएगा। फिर आप ये डिसीजन लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना सही नहीं और फिर आप शांत हो जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड एंगर को ब्लेंडाइज करके ना सिर्फ उस डिस्कशन में बल्कि उस रिलेशनशिप को भी अपने पूरे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा, जिससे कि वाइफ अपना मुंह बंद ही रखे और हस्बैंड के किसी भी डिसीजन को क्वेश्चन ना करे। जब कोई आप पर गुस्सा करेगा तो उसका पहला रिजल्ट ये होता है कि आपके अंदर इमोशनल टेंशन क्रिएट होगी, जिससे आपके अंदर जो मानसिक शांति होगी वो खत्म हो जाएगी। और इन दोनों का रिजल्ट ये होगा कि आप उस वक्त रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग की क्षमता ही खो देंगे। फिर जैसे ही आपके अंदर इमोशनल टेंशन क्रिएट होगी तो आप उस टेंशन को कम करने के लिए और उस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए मैनिपुलेटर की बात मान लेंगे या फिर शांत हो जाएंगे। कुल मिलाकर आप उस वक्त जो डिसीजन लेंगे वो बैलेंस्ड नहीं होगा, यानी कि डिसीजन मैनिपुलेटर के फेवर में जाएगा। अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी मैनिपुलेटर ब्लेंडाइजिंग एंगर मैनिपुलेशन ट्रिक का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो आप सामने वाले इंसान से किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, अब सामने वाला इंसान नहीं चाहता कि उस टॉपिक पर डिस्कशन हो। फिर जो भी बात आप बोलेंगे उसमें से मैनिपुलेटर कोई एक शब्द पकड़ लेगा और अनकंट्रोल्ड तरीके से गुस्सा दिखाएगा। फिर डिस्कशन उस शब्द पर होने लगेगा कि तुमने ये शब्द बोला कैसे, और मेन टॉपिक पीछे छूट जाएगा। सामने वाले इंसान को गिल्ट में डालने के लिए भी मैनिपुलेटर ब्लेंडाइजिंग एंगर मैनिपुलेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो बच्चे ने कोई डिसीजन ले लिया, वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी कि बिना माँ बाप की सलाह के, तो पेरेंट्स बच्चे पर गुस्सा कर सकते हैं और उसे ये दिखा सकते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से सलाह ना लेकर अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की है और उनको अपसेट किया है। अब अगली बार बच्चा हर बार अपने माँ बाप की सलाह लेगा, क्योंकि पिछली बार उसे इसी बात के लिए गिल्ट में डाला गया था कि उसने इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेकर अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की है। जब किसी सिचुएशन में कोई इंसान बार बार एंगर को ब्लेंडाइज करता है तो आसपास के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इस सिचुएशन में ये इंसान गुस्से से फट पड़ता है। जैसे मान लो जब जब ऑफिस के किसी काम की डेडलाइन मिस होती है तो बॉस सबको एक मीटिंग में बुलाकर गुस्सा करता है, तो धीरे धीरे टीम मेंबर्स इस बात को लेकर हमेशा तनाव में रहेंगे कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। इवन किसी सिचुएशन में अगर ऐसे रीजन भी हैं जिससे कि काम टाइम पर हो ही नहीं सकता, इसके बावजूद भी एम्प्लॉइज हमेशा तनाव में रहेंगे। इसके कई रिजल्ट होंगे। पहला, टीम के मेंबर हमेशा तनाव में नजर आएंगे। दूसरा, उस काम को करने में क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नया करने से इस बात की संभावना हमेशा रहेगी कि अगर नया काम पहली बार में ही ठीक से नहीं हुआ तो डेडलाइन मिस हो सकती है, और अगर डेडलाइन मिस हो गई तो बॉस का गुस्सा कौन झेलेगा। और तीसरा रिजल्ट ये होगा कि उस ऑफिस में ओपन कम्युनिकेशन और
ऑनेस्टी जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। इन सब का नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन को होगा जो भविष्य में बहुत आगे तक जाने का सपना देख रही। ब्रांडाइजिंग एंगर अकाउंटेबिलिटी को डिफ्लेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लो डेडलाइन मिस होने पर कोई बॉस अपने टीम मेंबर्स पर बार बार गुस्सा करता है, तो इसका मतलब है कि बॉस काम के समय पर पूरा ना हो पाने की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाह रहा, सारा का सारा ब्लेम अपने टीम मेंबर्स पर थोपना चाह रहा। इससे धीरे धीरे टीम के मेंबर्स को ये लगने लगेगा कि उन्हें अनफेयर तरीके से ब्लेम किया जा रहा। फिर धीरे धीरे टीम मेंबर्स जो लेजिटिमेट कंसर्न होंगे उनको भी अपने बॉस के सामने लाने से हिचकने लगेंगे। इन सब का पूरा फायदा बॉस को मिलेगा, यानी कि बॉस किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी से बच जाएगा। और बाद में अगर किसी एम्प्लॉय ने ये कहा कि इस वजह से काम में देरी हुई है, तो बॉस कहेगा कि ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बताया। तो देखा कैसे बॉस किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी लेने से बच सकता है, किस टेक्निक का यूज करके? ब्रांडाइजिंग एंगर। अगर कोई मैनिपुलेटर लंबे समय तक एंगर को ब्रांडाइज कर रहा, तो सामने वाले लोग अपने आप धीरे धीरे खुद पर ही डाउट करने लगेंगे और अपने आप सेकंड गेसिंग की ओर बढ़ जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं का व्यू पॉइंट गलत हो। जैसे किसी फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान है कि जैसे ही उसके व्यू पॉइंट को चैलेंज किया जाता है वो भड़क जाता है, तो धीरे धीरे उस फ्रेंड सर्कल के बाकी लोग अपने आप उस व्यू पॉइंट को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उस इंसान को गुस्सा आ जाता है और उस इंसान के व्यू पॉइंट पर ही हामी भरने लगेंगे। फिर जब भी कोई फ्रेंड कोई नया प्लान बनाएगा तो वो प्लान उस मैनिपुलेटिव फ्रेंड की थॉट्स के अगेंस्ट नहीं होने वाला। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिले उसे धीरे धीरे देखते रहिए। फिर आप पाएंगे कि आपकी लाइफ बदल चुकी है। उस मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल और उसे कैसे ऑपरेट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। थैंक यू।